हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सिंपल से आप चाहे बीकॉम प्रोग्राम में हो, चाहे बीकॉम ऑनर्स में हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है भाई, बस आपकी ये बुक चेक कर लेना। जो बुक है वो कंपलसरी वाली बुक होनी चाहिए, यानी कि बुक जो है वो डीएससी या फिर माइनर वाली बुक होनी चाहिए। आप आराम से वाली सीरीज पूरी देख सकते हो। ठीक है भाई, ये बस जो बुक बन रही है वो बन रही है डीयू वालों के लिए, एसओएल वालों के लिए, या फिर जो एनईपी वाले हैं ना, जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से बच्चे आए हैं उनके हिसाब से आपकी बुक बन रही है। ठीक है, एनसी वेब वाले भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपके कोर्स मतलब सब्जेक्ट जो है, चैप्टर्स जो है अगर मैच हो रहे हो, आप देख सकते हो आराम से। शुरू करने से पहले भाई चालू करते हैं। अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा 150-200 रुपए प्राइस रखते हैं, ज्यादा प्राइस रखते भी नहीं है। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा, जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा प्राइस। सिंपल, आप वहां पे कांटेक्ट करके बुक नोट्स परचेज कर सकते हो। चलिए भाई, आज चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर पहला, जो कि चैप्टर का नाम लिखा ही नहीं है। शुक्र है भाई। तो चैप्टर नंबर पहला है हमारा रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। तो पहला चैप्टर का नाम है भाई रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और अपॉर्चुनिटी क्या होती है। सेम वैसे ही चैप्टर है जैसे आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, उसी तरीके का, बस थोड़ा सा एडवांस करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। तो वो करते हैं एक बार। जैसे कि शुरू करने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा रिसोर्सेज के बारे में। तो इस चैप्टर के अंदर बस 3 कंसेप्ट है, ये तीनों कंसेप्ट करते ही आपका पूरा चैप्टर खत्म। सबसे पहले क्या आप समझोगे रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर उसके बाद आप समझोगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। सिंपल, और लास्ट में छोटा सा कंसेप्ट एक पीपीसी वाला, और वो पीपीसी वाले चैप्टर करते के साथ ही आपका टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। सिंपल इतना, बस ये 3 टॉपिक सीखने हैं आपको, इसके अलावा कुछ सीखना ही नहीं है। आसान था ना। चलिए तो चालू करते हैं। सबसे पहले बात आती है रिसोर्सेज क्या होते हैं। व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज है क्या चीज है। सिंपल, अब रिसोर्सेज क्या होते हैं। आपने आसपास कोई भी चीज देखी है, जैसे मेरे आसपास ये मार्कर दिख रहा है, जैसे ये बोर्ड दिख रहा है, ये कपड़े दिख रहे हैं मेरे को, तो जो भी चीज मेरे आसपास है, जैसे मेरे को फोन दिख गया, कोई भी चीज, जो भी चीज मेरे आसपास है वो हमारी होती है सराउंडिंग। और सराउंडिंग में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको सेटिस्फेक्शन देती हैं, जिनसे हम खुश होते हैं, जिसको हम यूज करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, वो सब हमारे लिए रिसोर्सेज होते हैं। सिंपल, और जिन चीजों को हम अपने इस्तेमाल के लिए यूज नहीं करते, जिनसे हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, वो हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं होता। यानी सीधी बात अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो पहले शब्दों में, छोटे शब्दों में, कि व्हाट आर रिसोर्सेज, तो पहला क्वेश्चन क्या आता है, यही सिंपल, व्हाट आर रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या चीज होती है ये समझाना पड़ेगा आपको। तो आप सीधी सी बात लिखोगे आंसर में। क्या आंसर है? रिसोर्सेज क्या होते हैं? दोज गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे गुड्स या फिर सर्विसेज जिससे क्या मिलता है आपको, सेटिस्फेक्शन। दोज गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड्स सेटिस्फेक्शन। ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, सेटिस्फेक्शन। सिंपल, उसे क्या बोलेंगे हम, रिसोर्सेज, सेटिस्फेक्शन। इतना सिंपल। तो रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया, ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, सेटिस्फेक्शन। यानी हर वो चीज जिनसे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो आपके लिए रिसोर्सेज है, और जिनसे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा वो आपके लिए रिसोर्सेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप केक खाते हो सर, केक से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो केक आपके लिए रिसोर्सेज है। खाना खाते हो, उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो आपके लिए रिसोर्सेज है। गोबर खाते हो, सॉरी, अगर खाते हो तो उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सॉरी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो गोबर खाने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इसलिए गोबर मतलब गोबर हमारे लिए रिसोर्सेज बनेगा फिर नहीं, तो गोबर हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि गोबर हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि गोबर हम नहीं खाते इसलिए हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गोबर का यूज करते हैं फर्टिलाइजर की तरह खेतों में, उसका इस्तेमाल करने के लिए, तो वो लोग उसको गोबर को यूज कर रहे हैं खेती में फर्टिलाइजर की तरह, तो उनके लिए क्या बन जाएगा, वो रिसोर्सेज, क्योंकि गोबर से उन्हें क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। उनको खेती को, जो उनका प्रोडक्शन हो रहा है खेती में, वो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है सर, तो अपने आउटपुट को, अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को वो बढ़ा पा रहे हैं, इसलिए गोबर उनके लिए क्या बन जाएगा, रिसोर्सेज, फार्मर्स के लिए। लेकिन हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि हमारा यूज नहीं है कोई। सिंपल, यानी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ऐसी चीजें जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो रिसोर्सेज है, और जिससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता वो रिसोर्सेज नहीं है। मतलब कि रिसोर्सेज से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है तो हमें उनको पकड़ के रखना चाहिए या फिर उनको फेंक देना चाहिए। हाँ जी भैया, हमें संभाल के रखना चाहिए उन्हें, है ना। और किस चीजों को संभालेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए सर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अच्छी तरीके से संभाला जाए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अच्छी तरीके से ना संभाला जाए। जाहिर सी बात है, सारे रिसोर्सेज को अच्छे से संभालना पड़ेगा, है ना। हाँ जी, और संभालेंगे कैसे, जब हमको उनकी कदर होगी, जब उनके बारे में हम कुछ जानते होंगे। तो बस यहाँ पे आपको इसके बाद लिख के आना है इसके फीचर्स के बारे में। किसके बारे में लिखोगे आप, रिसोर्सेज के फीचर के बारे में। रिसोर्स की कुछ खासियत होती है रिसोर्सेज की, और उन खासियत को बताओगे रिसोर्सेज के साथ। आपको पता है रिसोर्सेज की कितनी खासियत है, ज्यादा नहीं, बस खाली 2। पहली चीज, जो रिसोर्सेज की पहली खासियत है वो क्या है, रिसोर्सेज ना हमेशा ही होते हैं लिमिटेड। क्या होते हैं,
लिमिटेड। रिसोर्सेज की पहली खासियत क्या आती है कि रिसोर्सेज हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड, थोड़े से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे पेट्रोल देख लो सर, आप गाड़ी यूज करते होगे, गाड़ी चलाते होगे, उसमें क्या डलता है, पेट्रोल डलता है। तो जो पेट्रोल है वो भी हमारे लिए क्या बन गया, रिसोर्सेज, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। सिंपल इतना। अच्छा देखिए, अब रिसोर्सेज के लिए यानी जो पेट्रोल है क्या वो बहुत सारा है दुनिया में, नहीं जी। रिसोर्सेज में यानी कि पेट्रोल जो है हमारे पास थोड़े से हैं। जैसे कि जमीन के अंदर से पेट्रोल निकलता है ना सर, माइनिंग करके या फिर खुदाई करके हमको निकालना पड़ता है। अब सोचो जमीन में से निकालता जाऊंगा मैं, निकालता जाऊंगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पेट्रोल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सिंपल ना, क्योंकि हर मतलब बहुत सारा पेट्रोल नहीं है हमारे पास। सिंपल, इसलिए रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड, थोड़े से होते हैं। आसान, कोई दिक्कत तो नहीं। आप कोई भी रिसोर्सेज देख लो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी देख लो सर, जैसे पैसा, पैसे से हमें क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हम उससे कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो पैसा क्या बहुत सारा है आपके पास, नहीं जी, पैसा क्या है आपके पास, थोड़ा, तभी तो आप और कमाने के लिए काम करते रहते हो। सिंपल सर, हाँ जी। तो इसलिए पैसा भी क्या होता है, रिसोर्सेज। आसान है। कोई भी चीज देख लो, आपके पास जो भी चीज है ना वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं दुनिया के, लिमिटेड। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलूं, बढ़िया। आगे चलते हैं, दूसरी खासियत रिसोर्सेज की क्या, इसके होते हैं अल्टरनेट यूजेस। रिसोर्सेज की दूसरी खासियत क्या है, इनके क्या होते हैं, अल्टरनेट यूजेस, दूसरी भाषा में बोलते हैं वेरियस यूजेस। तो रिसोर्सेज के क्या होते हैं, अल्टरनेट यूजेस या फिर वेरियस यूजेस। एक इस्तेमाल नहीं है रिसोर्सेज के, रिसोर्सेज के होते हैं बहुत सारे इस्तेमाल। आप ये भी काम कर सकते हो, दूसरा भी काम कर सकते हो, तीसरा भी काम कर सकते हो। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी गाय भैंस का दूध पिया है, हाँ जी। तो गाय भैंस का दूध पीने से हमको क्या मिलती है, ताकत मिलती है, जिसको हम बोलते हैं सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सिंपल। तो गाय भैंस का जो दूध दूध है जो, वो क्या है, एक ऐसी वस्तु जिससे हमें क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन। एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी गुड्स जिससे हमें क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन। तो दूध हमारे लिए क्या बन गया, दूध बन गया हमारे लिए रिसोर्सेज। क्या बन गया, रिसोर्सेज। और मैंने बताया था रिसोर्सेज की खासियत क्या होती है कि वो क्या होते हैं, लिमिटेड। तो क्या दूध अनलिमिटेड है, दूध तो थोड़े से ही होते हैं भाई, लिमिटेड क्वांटिटी में। जैसे फॉर एग्जांपल गाय है जो दूध देती है, सिंपल, तो वो एक बाल्टी दूध देगी ज्यादा से ज्यादा। सिंपल, कोई अगर तगड़ी गाय हो गई तो वो एक बाल्टी से 1.5 बाल्टी दूध दे देगी। सिंपल, ऐसे ही होता है ना। यानी कि अगर मान लो मेरा मन किया कि मैं आज भंडारा करवाऊं, और मेरी जो एक बाल्टी मतलब जो गाय है जो एक बाल्टी दूध देती है, उस गाय से मैं सोच रहा हूँ एक बार में सारा दूध निकाल लेते हैं, तो मैंने गर्दन न्यू पड़ के और सारा दूध ऐसे निकाल लिया, क्या मिल जाएगा मेरे को 50-100 किलो दूध, नहीं। तो जो मतलब एक बाल्टी गाय दूध देती है तो उतना ही दूध देगी। यानी रिसोर्सेज क्या बढ़ सकते हैं, क्या वो घट सकते हैं, मतलब घट तो सकते ही हैं, लेकिन क्या वो बढ़ा सकता हूं मैं उन्हें, तो मुश्किल है बहुत ज्यादा बढ़ाना। सिंपल, इसलिए मैंने बोला था रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। आगे चले, पक्का, ठीक। आगे चलते हैं भाई। दूसरी चीज मैंने बताया था रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनके होते हैं अल्टरनेट यूजेस, यानी कि वेरियस यूजेस। तो वेरियस यूजेस मतलब होता है उनके एक यूज नहीं है, बहुत सारे यूज है। जैसे कि दूध का ही देख लो, एक यूज नहीं है सर, बहुत सारे यूज है। क्या क्या यूज कर सकते हैं हम दूध का, तो भाई हम खीर बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, मिठाइयां बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे यूज होते हैं रिसोर्सेज के। ऐसे आप कोई भी रिसोर्सेज देख लो, मैंने पेट्रोल का एग्जाम्पल लिया था। पेट्रोल भी क्या होता है, रिसोर्सेज जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, और पेट्रोल भी क्या है, लिमिटेड। सिंपल ना, हाँ जी। अब इसके भी कितने यूज हैं, बहुत सारे यूज होते हैं। हम गाड़ियों में यूज कर सकते हैं, प्लेन में यूज कर सकते हैं, साइकिल ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं, आग लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, तो बहुत सारे यूज होते हैं पेट्रोल के भी। तो हर रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड भी होते हैं और उनके अल्टरनेट यूजेस भी होते हैं। इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं बिना, परफेक्ट। तो इसलिए अब आपके बारे में बात कर, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, बहुत देर से बोले जा रहा हूँ। अब थोड़ी सी बात करते हैं आपके बारे में, ठीक है सर। एक बार कमेंट करके बताना भाई फटाफट से कि आप इंसान हो या जानवर। वो कह रहा है भैया कैसे सवाल पूछ रहे हो, ऑब्वियसली इंसान है। हाँ जी, तो मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ कि आप क्या हो, एक ह्यूमन हो, है ना। और ह्यूमन जैसे आप हो वैसे मैं भी हूँ। और जो ह्यूमन है ना उसकी बस एक ही गंदी आदत है, ह्यूमन की बस एक ही गंदी फीचर है, पता है क्या, ये खासियत क्या है, वही गंदी चीज खासियत, उसकी जो इच्छाएं हैं ना, हमारी जो वांट्स हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। सिंपल सर मेरी नहीं, मेरी तो इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, हाँ, लेकिन कभी है हमारी भी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जैसे आप किसी को भी देख लो, किसी की भी इच्छा जल्दी से खत्म नहीं होती है। जैसे जब छोटे बच्चे थे ना तब आप चप्पल पहन के घूमते थे, थोड़े से बड़े हुए फिर आपको जूते चाहिए, फिर थोड़े से और बड़े हुए फिर कह लेंगे पैदल चलने में दर्द हो रहा है, अब मेरे को साइकिल चाहिए, थोड़े से और बड़े हुए फिर कह लेंगे बाइक चाहिए, पापा मेरे थप्पड़ मार के स्कूटी दिला दी, है ना भाई। हाँ भाई, फिर थोड़े बड़े हुए फिर आपको क्या चाहिए, बाइक चाहिए, फिर थोड़े बड़े हुए फिर घर चाहिए, फिर बंगला गाड़ी, ये सब चीजें चाहिए। उसके बाद भी जब आप 60 साल के उम्र में हो जाओगे, जब आपके पास बंगला गाड़ी सब चीज आ जाएगी, तब आप यही इच्छा नहीं की बस हो गया खत्म, नहीं जी, उसके बाद इच्छा हो गया कि मैं भगवान से के दर्शन करूं, भगवान से मिलूं, है ना। नहीं जी, यानी जो ह्यूमन होता है ना बस उसकी एक ही खासियत है कि उसकी इच्छाएं क्या होती हैं, अनलिमिटेड, उसकी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। अब सोचिए ध्यान से, इससे होती है एक प्रॉब्लम, इससे क्या क्रिएट होती है, एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो समझिए ध्यान से, उस प्रॉब्लम का नाम आता है स्कार्सिटी। क्या नाम आता है, स्कार्सिटी।
दुर्लभता जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो स्कार्सिटी क्या होता है, देखो ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं, इच्छाएं, वो तो कभी खत्म ही नहीं होती, यानी हमारी इच्छाएं बहुत सारी। वहीं पे अगर बात करी जाए रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसी चीजें जिनसे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन वो चीजें हैं क्या, थोड़ी सी लिमिटेड क्वांटिटी में। जैसे आप खुद ही देख लो, आपके घर में होंगे 10-15 लोग, है ना, लेकिन घर में होता है एक ही टीवी, या फिर एक ही कूलर, या फिर एक एसी होता है, और वो सारे के सारे उसी एसी वाले कमरे में बैठना चाहते हैं, क्या आपको मिलती है जगह, नहीं। आप सोचते हो भैया कोई अलग सी जगह लिखते हैं, अलग कमरे में घुस जाते हैं जहाँ पे कोई और डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, हम अच्छे तरीके से पढ़ पाए सेपरेट रूम में बैठ के, है ना। वो सब चीजें नहीं होती, क्यों, क्योंकि सारे के सारे वही एसी वाले रूम में बैठे होते हैं। हाँ जी, उसी चीज को यूज कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास कोई नया फोन आया, तो आपके जो छोटे भाई बहन है जिनके पास फोन नहीं है, वो सोचते हैं आपका भी फोन चला ले, तो 1 घंटा वो मांगते हैं, 1 घंटा वो मांगते हैं। तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड। लेकिन जो आपकी इच्छाएं हैं, वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड, यानी कि बहुत सारी वांट्स होती हैं, सिंपल। तो क्या सारी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी, जैसे इतनी सारी आपकी वांट्स हैं, क्या सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, थोड़े से बस खाली, सिंपल ना। हाँ जी, और सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, यही तो प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम को हम पता है क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी, दुर्लभता। तो दुर्लभता क्या होता है, दुर्लभता बोलोगे आप, इट इज ए प्रॉब्लम, इट इज ए प्रॉब्लम, ये क्या है, प्रॉब्लम। या फिर आप बोल सकते हो इट इज ए पोजिशन, एक ऐसी पोजिशन है जहां पे वेयर ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो इज मोर देन, वो ज्यादा होती हैं, मोर देन लिमिटेड रिसोर्सेस। जो ह्यूमन की वांट्स हैं वो क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं, किससे, लिमिटेड रिसोर्सेज से। तो एक ऐसी पोजीशन जहां पे ह्यूमन की वांट्स ज्यादा है और रिसोर्सेज क्या होते हैं, थोड़े से, उस ऐसी पोजीशन को जहां पे प्रॉब्लम यही होती है ना, क्योंकि हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, उसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी। इतना समझ में आ गया, पक्की बात। तो भैया इसका सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर समझिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हमें पता है हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप खुद ही देख लो सर, आपको पता होगा, आपने मान लो कोई चीज नहीं खरीदी, एक गाड़ी खरीदी नहीं, तो आपके जो दोस्त हैं वो बोलेंगे चलो भाई ट्रिप पे चलते हैं, है ना। तो एक दोस्त होगा लद्दाख जाने के लिए बोलेगा, एक दोस्त होगा जो चलते हैं कि सिक्किम विक्किम जाने के लिए बोलेगा, असम साइड जाने पे बोलेगा, एक बोलेगा गुजरात में चलते हैं, एक बोलेगा गोवा में चलते हैं, एक कहते हैं फॉरेन ट्रिप करते हैं, विदेशों की ट्रिप करते हैं। ऐसा होता है। क्या गाड़ी जो है आपकी एक बार में ही हर जगह पे जा पाती है, नहीं जा पाएगी। और अगर 1-2 बार ट्रिप कर ली एक दो जगह, तो गाड़ी खराब हो जाएगी, दूसरी जगह पे बड़ी ट्रिप पे नहीं जा पाएगी, सिंपल ना। क्योंकि आपके पास जो गाड़ी है वो एक ही है, बार बार बहुत सारी गाड़ियां थोड़ी ना आपके पास, तो आपके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। और उसके जो यूजेस है, लेकिन वो क्या होते हैं, मतलब ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, ह्यूमन की वांट्स बहुत सारी होती हैं, तो सारे रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं वो सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो प्रॉब्लम क्या बन जाती है, स्कार्सिटी। हमारे पास गाड़ी क्या है, लिमिटेड है, स्केयर है, थोड़ी सी है, बहुत कम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम का यूज कैसे करा जाए, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, क्या तरीका है, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यानी हमें अपने रिसोर्सेस का, हमें अपने रिसोर्सेज का क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी हमें सबसे बेस्ट तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा, सिंपल सर। यानी कि जो भी, अगर मान लो आपको 10 जगह पे जाना है ट्रिप पे, तो आप ये डिसाइड करोगे इन सभी ट्रिपों में से सबसे ज्यादा ट्रिप पे सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे आने वाला है, और जिस जगह पे आपको लगेगा सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन होने वाला है मेरी गाड़ी का, उसी जगह पे उसको यूज करोगे, सिंपल। जैसे मैं फोन से काम कर रहा हूँ, अब फोन से बहुत सारे काम होते हैं सर, आप यूट्यूब की वीडियो देख सकते हो, आप शॉर्ट्स देख सकते हो, या फिर आप रील्स चला सकते हो, आप कोई काम कर सकते हो, फोन डेवलपमेंट करना सीख सकते हो, समझ में, हाँ जी, पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, और यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो भाई, डाल के पढ़ाने वाली, है ना भाई, जैसे मैं बना रहा हूँ। तो इस तरीके से फोन की बहुत सारी यूटिलाइजेशन है, पैसे कमा सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना भाई। उसको प्रमोट नहीं करता सर मैं, ठीक है। हाँ जी, आप ये सब काम कर सकते हो यूट्यूब, मतलब फोन के बहुत सारे यूज है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा इन सारे यूजों में से, क्योंकि फोन लिमिटेड है, एक ही बार है, और वो खराब हो जाएगा अगर ज्यादा काम करोगे तो, है ना भाई, चल नहीं पाएगा, हर काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा उस फोन से, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि सबसे बढ़िया यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, सबसे बढ़िया तरीके से मैं क्या यूज कर सकता हूँ। अब जैसे कोई बच्चा है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर जो कोई बच्चा है जो अपने क्या बोलते हैं कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो उसकी क्लासेस देखना चालू करेगा, तो फोन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वो कर रहा है, किसके लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, सिंपल, अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए। कोई बच्चा ऐसा है जो गेमिंग में अच्छा है, तो फिर वो फोन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है, किस लिए, वो गेम खेलने के लिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, सिंपल सर। तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सिंपल। और इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, सिंपल सर। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, सिंपल। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जब आप करोगे ना किसी भी रिसोर्सेज का, तब आप पता है कहां पे पहुंचोगे, आप पहुंचोगे इक्विलिब्रियम में, आप कहां पे पहुंचोगे, इक्विलिब्रियम में पहुंचोगे। और
हाँ, तो आप पहुंचोगे इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम क्या होती है? एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे हमको पूरा परफेक्ट तरीके से सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है, ना तो हम प्रॉफिट में होते ना ही हम लॉस में होते। ये एक ऐसी पोजीशन जहां पे हम लंबे समय तक सस्टेन रहना चाहते हैं, फिक्स रहना चाहते हैं। सिंपल। हाँ जी, हम कहां पे रहना चाहते हैं? इक्विलिब्रियम में। और इसी को बोलते हैं हम सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। सिंपल। इक्विलिब्रियम क्या होती है? एक ऐसी पोजीशन जहां पे हम लंबे समय तक सस्टेन रहना चाहते हैं, ना हम उसको खोना चाहते, ना हम कोई एक अलग चीज, कोई नई चीज को पाना चाहते। तो इसी प्रिंसिपल को, इसी टॉपिक को बोलते हैं हम क्या? सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इतना सिंपल था, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, तो मैंने आपको समझा दिया कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और रिसोर्सेज की खासियत क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, और इनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके, अपने रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से यूज करके। समझ में? थोड़ा सा भी रिसोर्सेज आपका वेस्ट नहीं जानी चाहिए, जहां पे फोन को बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जो भी आपके पास अल्टरनेटिव है उनमें से आपको बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। सिंपल से, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आसान था इतना? बढ़िया। तो 2 मिनट के बाद अगली स्लाइड लगाता हूं भाई, ताकि आप नोट कर पाओ। ठीक है, और अगला करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में, समझते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो अब टॉपिक आता है हमारा कौन सा? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में समझना है हमें, और सेंट्रल प्रॉब्लम्स को समझने से पहले एक छोटा सा वर्ड है, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। वो छोटा सा वर्ड क्या है सर? उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट। अब ये इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं, उनके बारे में समझना पड़ेगा। सिंपल सर, चलिए। अब एजेंट क्या होता है? आपने कभी बार मूवीज देखी होंगी जहां पे इंडिया का एक रॉ एजेंट होता है, एक इंडिया का जासूस होता है, जो कि पाकिस्तान में या फिर किसी और देश में जाता है, और वहां से उनका जो स्पेसिफिक क्रूशियल या फिर जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो वहां से चोरी करके लेके आता है। सिंपल ना? सेम इस तरीके से इकोनॉमी में भी ना कुछ एजेंट होते हैं। एजेंट मतलब क्या? वो इंसान जो इकोनॉमी में रहते तो हैं, हाँ, और इकोनॉमी के ही लोगों से डाटा कलेक्ट करने का काम करते हैं। इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं? वो लोग जो डाटा कलेक्ट करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या? इकोनॉमिक एजेंट। सिंपल। अब इकोनॉमिक एजेंट ना बेसिकली 2 तरह के होते हैं। पहले होते हैं इंडिविजुअल एजेंट। इंडिविजुअल एजेंट। दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल एजेंट। तो 2 तरह के एजेंट होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल एजेंट और एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल एजेंट। इंडिविजुअल एजेंट जो बेसिकली सिमिलर एक ही तरीके का होते हैं, मतलब नॉर्मल तरीके से। कोई अगर एक इंसान मार्केट में जाके और डाटा कलेक्ट करके लेके आता है, तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल एजेंट। छोटे ग्रुप्स में, यानी ग्रुप्स नहीं होता, कोई एक इंसान होता है, मार्केट में जाता है, डाटा कलेक्ट लेके आता है, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल एजेंट। एजेंट क्या होते हैं? जो डाटा कलेक्ट करते हैं। और इंडिविजुअल एजेंट मतलब वो इंसान जो अकेला जाता है और डाटा कलेक्ट कर लाता है। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो इंस्टीट्यूट में यानी ग्रुप्स में काम करते हैं और ग्रुप्स में जाके ही लोगों से डाटा कलेक्ट करके लेके आते हैं। सिंपल। चलिए, अब जो इंडिविजुअल एजेंट होते हैं वो इंडिविजुअली डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे कंज्यूमर। कौन? कंज्यूमर। ठीक है, या फिर जैसे कंज्यूमर, अब देखो, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में कभी आपकी मम्मी जाती है, तो मम्मी क्या करती है? जो सामान लेना हो चाहे सामान ना लेना हो, रेट सबका पूछ के आना है। भैया टमाटर क्या भाव होती है, भैया आलू क्या भाव होती है, भैया प्याज क्या भाव होती है। सिंपल ना? तो वो क्या कर रही हैं? वो डाटा कलेक्ट कर रही हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा रही हैं, ताकि आगे आने वाले समय पे उसका कहीं पे यूज कर सके। बेसिक से यूज हो चाहे ना हो, लेकिन डाटा तो कलेक्ट कर लेते हैं। सिंपल ना? हाँ जी, इस तरह के एजेंट को हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल एजेंट, जो डाटा कलेक्ट करते हैं इकोनॉमिकली कि क्या चीज का क्या प्राइस चल रहा है। ठीक है, हाँ जी, लेकिन वो क्या होते हैं? इंडिविजुअल, अकेले ही होते हैं। सेम इसी तरीके से प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर भी क्या है? वो इंसान जो बिजनेस में सामान बेचना चाहता है, माल बना के सामान बेचना चाहता है, तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे को अपने गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए क्या प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। तो वो भी मार्केट में जाता है और लोगों से उनका डाटा कलेक्ट करके लेके आता है। सिंपल ना? इस तरह के एजेंट को क्या बोलते हैं हम? इंडिविजुअल एजेंट। तो कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, ये लोग क्या होते हैं? इंडिविजुअल एजेंट। अब वो लोग आते हैं जो ग्रुप्स में डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां, इनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल एजेंट, जैसे कि सेबी। सेबी क्या है सर? ये इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है? एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो बहुत सारी कंपनीज का डाटा कलेक्ट करती है। सिंपल सर। इसके अंदर 2 मार्केट आते हैं, एक होता है निफ्टी 50 और एक होता है सेंसेक्स।
निफ्टी 50 में 50 कंपनियों का डाटा होता है और सेंसेक्स में 30 कंपनियों का डाटा होता है। तो 30 जो मेजर कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, उनका डाटा कलेक्ट करती है कौन? सेंसेक्स। और जो 50 बड़ी कंपनियां उनका डाटा कौन कलेक्ट करती है? निफ्टी 50। और इन सबको कंट्रोल कौन करता है? सेबी। तो सेबी क्या हो गया? एक इंस्टीट्यूशनल एजेंट, जो एक बड़ा इंस्टीट्यूट है जो सभी का क्या करता है? डाटा कलेक्ट करता है। सेम इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्या करता है? जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, जैसे कि देना बैंक, जैसे कि लेना बैंक, यस बैंक हो गया आपका, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, या फिर एसबीआई बैंक हो गया, इन सभी को कंट्रोल करने का, इन सभी का डाटा कलेक्ट करने का काम करता है कौन? आरबीआई बैंक। सेम इसी तरीके से और भी कंपनीज हैं, जैसे कि ट्रे, सिंपल से बढ़िया। तो जो फॉरेन ट्रेड करते हैं, विदेशों में ट्रेड करते हैं, उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है कौन? ट्रेड। तो ये सब क्या है? ये सब इंस्टीट्यूट है जो बड़े लेवल पे डाटा कलेक्ट करते हैं। ये इंडिविजुअल लेवल पे डाटा कलेक्ट करते हैं और ये लोग बड़े लेवल पे डाटा कलेक्ट करते हैं। सिंपल, इतना बढ़िया। अब भैया इनका यूज कहां पे होता है? ये लोग क्या काम करते हैं? तो ये काम करते हैं इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक रिसोर्सेस एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स। टॉपिक का नाम क्या आता है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड देयर ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आपने अभी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, आपने अभी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे गुड्स और सर्विसेज जिससे हमको क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन। इतना सिंपल। अब वो रिसोर्सेज होते हैं, वो क्या काम करते हैं? सिंपल। रिसोर्सेज को पढ़ना, रिसोर्सेज की स्टडी करना हमें जरूरी क्यों है? इतना क्यों पढ़ना चाहिए रिसोर्सेज के बारे में? छोड़ो ना भैया, क्या करेंगे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ के? नहीं जी, जरूरी है, क्योंकि ये जो लोग हैं बहुत सारी मेहनत करते हैं अपने गुड्स के बारे में, अपने रिसोर्सेज के बारे में डाटा कलेक्ट करने के लिए। और ये लोग क्यों मेहनत करते हैं? वो करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भैया है क्या? सबसे पहली चीज, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। हाँ जी, हमें क्या करना है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। इसको हम बोलते हैं इष्टतम प्रयोग, या फिर हम बोलते हैं बेस्ट यूज करना अपने जितने भी रिसोर्सेज है उनका। सिंपल सा, कोई दिक्कत तो नहीं ना भैया? तो बेस्ट यूज क्या करते नहीं लोग? हाँ जी, बेस्ट यूज लोग करते नहीं है अपने रिसोर्सेज को ना, लोग वेस्ट करते हैं और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, स्कार्सिटी, है ना? इसी तरीके से ये तो छोटी सी प्रॉब्लम थी, स्कार्सिटी, जो कि हर जगह पाई जाती है ना, लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो हर जगह पे पाई जाती हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं क्या? सेंट्रल प्रॉब्लम्स। उनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो आपको समझना पड़ेगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होता है। चलिए जी, तो इनसे बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं, किसके बारे में? सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना। ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है भाई, कई बार मैंने देखा भाई एग्जाम में 6 नंबर का, 4 नंबर का, या फिर कई बार 16 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आपका, उनमें से 8 नंबर क्वेश्चन इसको डाल देते हैं, बाकी 8 नंबर का दूसरा क्वेश्चन डाल देते हैं। मतलब ये वाला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है भाई, तो अच्छे तरीके से तैयार करके जाना इस क्वेश्चन को। चालू करें। अब ये सेंटर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? देखो, मैंने अभी बताई स्कार्सिटी एक प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं रिसोर्सेज को लेके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है रिसोर्सेज को लेके सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि हर देश में पाई जाती है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? ऐसी प्रॉब्लम जो हर देश में पाई जाती है। कोई ऐसी प्रॉब्लम सोच के बताओ सर, एक बार कमेंट करो फटाफट से कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि हर देश में पाई जाती है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूं, करिए फटाफट से कमेंट। तो ऐसी प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? तो आप लिखोगे दीज आर दोज प्रॉब्लम्स which can be found at each and every country। एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर देश में पाई जाती है, उसी प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स। आपने सोच लिया, कमेंट कर दिया, बहुत अच्छे। तो भाई कईयों का कमेंट आएगा कि भैया पानी की समस्या हर देश में पाई जाती है। नहीं सर, दुबई जैसे देशों में है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पे पानी की समस्या नहीं होती, उनके पास बहुत सारा पानी है। जैसे कोई अगर देश मान लो छोटे से आइलैंड पे बसा हुआ है, तो उनके आसपास सारा सारा पानी है, बस उनको सिंपल सा एक रिफाइनरी लेके आनी है, उनको रिफाइन करना है और वो आराम से पानी का यूज कर सकते हैं। सिंपल सर, बढ़िया। या फिर कोई ऐसा देश है जो किसी नदी के पास बसा हुआ है, बस छोटा सा देश है जिसके आसपास से कोई नदी नदी मतलब जो नदी है वो गुजरती है। आपने देखा होगा ना, यूपी जैसे एक बहुत बड़ा राज्य है, वैसे ही सेम उससे भी छोटे छोटे कुछ देश है इस पूरी दुनिया में, है ना भाई, छोटे छोटे देश होते हैं।
अगर उनमें से अगर नदी गुजरती है, जैसे यूपी में से बहुत सारी नदियां गुजरती हैं, सेम ऐसी अगर उसमें से देश में से नदी गुजरती है तो वहां पे सेंट्रल प्रॉब्लम होगी नहीं पानी की, वहां पे तो पानी बहुत सारा है। सिंपल सर, बढ़िया। तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे पानी की समस्या नहीं होगी। वो कह रहा भैया फिर पेट्रोल की समस्या नहीं सर, कुछ जगह पे पेट्रोल की समस्या भी होगी, जैसे दुबई जैसे देश हो, वहां पे पेट्रोल बहुत सारा है तो वहां पे पेट्रोल की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया में देख लो, इंडिया में पेट्रोल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल है ही नहीं, पेट्रोल की खाने नहीं है इतनी। सिंपल सर, चलिए। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बतानी है जो हर देश में पाई जाती है। लेकिन सोचो, आप जो सोच रहे हो ना वो वर्ल्ड वाइड सोच रहे हो, नॉर्मल बेसिक तरीके से। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। सिंपल, जैसे मैं बताता हूँ आपको, कभी आपने बिजनेस के बारे में सोचा करने के लिए? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बिजनेस करने के लिए देता हूं सर, मैं आपको दे रहा हूं 1 लाख करोड़ रुपए। कितने रुपए? 1 लाख करोड़। छोटा मोटा अमाउंट, ये बहुत सारा अमाउंट, सोचो बस खाली, ठीक है? अच्छी तरीके से सोच पाओगे तभी दूंगा, ठीक? तो मान लेते हैं मैंने आपको बिजनेस करने के लिए दिया 1 लाख करोड़ रुपए। किस चीज का बिजनेस करोगे? सोचना पड़ रहा है ना, सोचना पड़ रहा है ना कि क्या चीज बनाऊंगा। बिल्कुल, क्या कोई ऐसा देश है जहां पे आप बैठ जाओ और वहां पे आपको सोचना ही ना पड़े कि मैं क्या बनाऊंगा? ऐसा कोई देश नहीं है। तो बस सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स में? व्हाट टू प्रोड्यूस। सिंपल, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, आखिर करे किस चीज का प्रोडक्शन। यहाँ पे अलग अलग तरह के गुड्स हो सकते हैं, क्या पता मैं ब्रेड बनाना चाहूँ, क्या पता मैं मशीनें बनाना चाहूँ, क्या पता मैं कूलर बनाना चाहूँ, क्या पता मैं एसी बनाना चाहूँ। यहाँ पे बहुत सारी क्या हो सकते हैं, चीजें हो सकते हैं जो हम बनाना चाहते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि किस चीज का प्रोडक्शन करें। या कोई ऐसा देश है जहां पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आप क्या बनाओगे? नहीं है ना, हर देश में भाई अगर आपके पास पैसा है तो आपको सोचना पड़ेगा क्या प्रोडक्शन करोगे। सिंपल, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी चीज, अगर आपने मान लो ये सोच लिया कि आप किस चीज का प्रोडक्शन करोगे, तो दूसरी प्रॉब्लम आती है क्या? हाउ टू प्रोड्यूस, यानी किस तरीके से प्रोडक्शन करा जाए। समझ में आया? हम किस तरीके से काम करवाएंगे, यानी कि लेबर का यूज करेंगे मशीनें बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए, या फिर आप किसका यूज करोगे? मशीनों का यूज करोगे सामान बनाने के लिए। किसके मतलब किस तरीके से सामान बनाओगे? वो आपने सोच लिया अगर क्या बनाएंगे तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से बनाएंगे वो सामान। सिंपल से। चलिए, तीसरी चीज आपको सोचनी पड़ेगी वूम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए सामान बनाएंगे। क्या सोचना पड़ेगा? वूम टू प्रोड्यूस, यानी कि आखिर वो सामान बनाया किस लिए जाएगा, कौन बनाएगा उस सामान को। सिंपल से, मतलब किसके लिए बनाएंगे वो सामान? गरीबों के लिए बनाएंगे, अमीरों के लिए बनाएंगे, मिडिल क्लास के लिए बनाएंगे, अपर लोअर लेवल के बनाएंगे, मतलब कौन सी क्लास के लिए आपको वो सामान बनाएगा? वो कह रहा भैया सबके लिए बनाएंगे, सिंपल सी बात है। नहीं सर, अभी समझाता हूँ, 2 मिनट का टाइम लगेगा बस, खाली सेंटर प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ जाओगे। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम में 6 नंबर तक आता है, तो अच्छे तरीके से करके जाना। पहले बताना सेंटर प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन क्या होती है और उसके बाद इनके बारे में एक्सप्लेन करना चालू करना। सिंपल। चलिए, तो सबसे पहले चालू करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि ये अकेला ही ऐसा टॉपिक है जो 4 नंबर में अलग से ही पूछा जा सकता है। सेंटर प्रॉब्लम्स पूछे ना पूछे, व्हाट टू प्रोड्यूस ही अलग से पूछ सकता है 4 नंबर में क्वेश्चन। तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे व्हाट टू प्रोड्यूस। सिंपल। अब ये व्हाट टू प्रोड्यूस है क्या चीज, आपको ये समझाना है। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब होता है एक ऐसी प्रॉब्लम जहां पे आपको सोचना पड़े, जहां पे आपको चूज करना पड़े कि आप क्या बनाओगे। कंज्यूमर के लिए सामान बनाओगे, प्रोड्यूसर के लिए सामान बनाओगे, मशीनें बनाओगे, रॉ मटेरियल बना के दोगे प्रोड्यूसर को, या फिर गुड्स स्प्रेड्स, मतलब ये सब चीजें बनाओगे। सिंपल। तो व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है? आप बोलोगे इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सिंपल, ये क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसमें इन विच वी हैव टू चूज वन गुड्स या फिर प्रोडक्ट आउट ऑफ 2, यानी 2 प्रोडक्ट में से हमें जहां पे एक प्रोडक्ट को चुनना पड़े। 2 प्रोडक्ट तो मैं लिमिटेड बोल रहा हूं, बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं ना भाई, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे उसको चूज करना पड़े, उसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे? व्हाट टू प्रोड्यूस। कह रहा भैया यहाँ पे 2 प्रोडक्ट में से एक को चूज करना पड़ेगा। चलो थोड़ा ऑप्शन तो दो, ये कौन से प्रोडक्ट हैं जिनमें से चूज करना पड़ेगा। समझिए, पहला ऑप्शन आता है, पहले प्रोडक्ट आते हैं कंज्यूमर गुड्स। पहले क्या आते हैं? कंज्यूमर गुड्स, यानी आप कंज्यूमर के लिए सामान बनाओगे। या फिर दूसरे आते हैं कौन से? प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स। सिंपल से, बढ़िया, यानी आप प्रोड्यूसर के लिए सामान बनाओगे। तो आप कौन से सामान बनाओगे? आप बनाओगे कंज्यूमर गुड्स या फिर आप बनाओगे प्रोड्यूसर गुड्स। अच्छा, कई बुकों में इनको कैपिटल गुड्स भी लिखा गया है, ठीक है भाई। हाँ, मेरे को पता है भाई कि क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स अलग चीज होती है, प्रोड्यूसर गुड्स अलग चीज होती है। लेकिन आप बेसिकली समझने के लिए इतना ही समझो, प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों सेम बात होती है, क्योंकि दोनों को यूज बिजनेस मतलब बिजनेसमैन ही करते हैं। सिंपल इतना। चलिए वापस चलते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है? एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे आप 2 गुड्स में से एक गुड्स को चुनते हो कि क्या बनाओगे। मैंने आपको लाख करोड़ों रुपए दिए हैं,
ये चूज करने के लिए कि आप कंज्यूमर गुड्स बनाओगे या प्रोड्यूसर गुड्स। तो 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सोचो ध्यान से, आप क्या बनाओगे, कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स। सिंपल वे में बताता हूँ कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। तो समझिए, कंज्यूमर गुड्स भैया ऐसे गुड्स होते हैं जिन्हें कौन यूज करता है, कंज्यूमर। तो आप सिंपल सी लिखोगे लाइन क्या, दीज आर दोज गुड्स विच इज यूज्ड बाय, जिसे कौन यूज करता है, यूज्ड बाय कंज्यूमर। और कंज्यूमर क्यों यूज करता है, क्या पैसा कमाना चाहता है वो इससे, नहीं, यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर देयर सेटिस्फैक्शन। ऐसे गुड्स होते हैं जिनको कंज्यूमर यूज करता है, किस लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी गुड्स को कंज्यूमर यूज करता है वो कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि ब्रेड, ब्रेड हम खाते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, तो ब्रेड क्या बन गया, कंज्यूमर गुड्स। सिंपल, मैं पंखा चला के सोता हूं तो भाई पंखे से मेरे को हवा मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो पंखा क्या बन गया, कंज्यूमर गुड्स। सिंपल ना। तो एग्जांपल में आप क्या लिखोगे, एग्जांपल में आ जाएगा ब्रेड, एग्जांपल में आ जाएगा जैसे कि फैन, एग्जांपल में आ जाएगा क्या बोलते हैं जैसे कि पेन, जैसे कि पेंसिल। ये सब कौन यूज करता है, कंज्यूमर। नोटबुक है ना भाई, तो ये सब कौन यूज करता है, कंज्यूमर। किस लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए। आसान था ना, ठीक। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स ऐसे गुड्स जिन्हें प्रोड्यूसर यूज करता है, और किसके लिए, क्या प्रोड्यूसर को सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है, नहीं, उसको चाहिए होता है पैसा, प्रॉफिट। तो आप क्या लिखोगे, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, तो आप लिखोगे दीज आर दोज गुड्स विच इज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर प्रॉफिट मेकिंग। ऐसे गुड्स जिन्हें कौन बनाता है, प्रोड्यूसर बनाता है, प्रोड्यूसर यूज करता है, और किसके लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर गुड्स। आसान था ना इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। एग्जांपल क्या है, प्रोड्यूसर कौन सी चीजें खरीदेगा हमसे, हाँ जी, हम ऐसा क्या बनाए जो प्रोड्यूसर खरीदेगा, बिजनेसमैन खरीदेगा। तो आप बना सकते हो रॉ मटेरियल, क्योंकि बिजनेसमैन को रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना बिजनेस करने के लिए। सिंपल सर। चलिए, इसके अलावा आप और क्या बना सकते हो, आप बना सकते हो बड़ी बड़ी मशीनें, क्योंकि बिजनेसमैन को क्या चाहिए होता है, मशीनें चाहिए होती है प्रोडक्शन करने के लिए, है ना सर। तो ये सब बना सकते हो आप, कंज्यूमर गुड्स चाहे प्रोड्यूसर गुड्स। वो कह रहा है भैया आपने तो डाउट में डाल दिया, क्या बनाए हम, कंज्यूमर गुड्स या फिर प्रोड्यूसर गुड्स। सिंपल सर। तो मैं बता देता हूँ, सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा आंसर है इसका, बहुत आसान तरीके से। कहाँ पे लिख दूं जहाँ पे आपको समझ में आ जाए। मेरे को लग रहा है सर इसके नीचे जगह नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर कहाँ पे है, यहाँ पे, इसके नीचे आपको लिखना है सॉल्यूशंस में। सिंपल सर, बढ़िया। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, ये बिल्कुल भी आप पे डिपेंड नहीं करता कि आप क्या बनाओगे, ये आप पे डिपेंड नहीं करता, आप चूज ही नहीं कर सकते सर। वो कह रहा भैया ऐसे कैसे नहीं कर सकते, हम कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, हम बनाएंगे ब्रेड वेड। नहीं सर, आप मेरा लॉस करवा दोगे, ऐसा मत सोचना कभी भी, क्योंकि ब्रेड बना के बेचोगे, कितने का रुपए का प्रॉफिट होगा, 20 रुपए की ब्रेड आती है, मुश्किल से 2 रुपए का 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्या 2-4 रुपए के लिए बैठा हूँ क्या मैं कमाने के लिए, नहीं, मैंने आपको लाखों करोड़ रुपए दिए हैं, किस लिए दिए हैं, ताकि आप लाखों करोड़ों में प्रॉफिट कमा के दो मेरे को। तो जो अगर आप बड़ी बड़ी मशीनें बनाते, जो कार बनाने की मशीन, बिल्डिंग बनाने की मशीन है, ऐसी मशीन बनाते तो मेरे को करोड़ों में प्रॉफिट होता, समझे। तो आपको क्या बनाना चाहिए था उस टाइम पे, प्रोड्यूसर गुड्स। वो दूसरा वाला कह रहा है भाई बढ़िया भाई साहब, मैं तो यही सोच रहा था हम कंज्यूमर प्रोड्यूसर गुड्स बनाएंगे। नहीं सर, आप भी मेरी गलती, मतलब मान लो लॉस करवा दोगे आप भी। कैसे, क्या प्रोड्यूसर दुनिया में बहुत सारे हैं, क्या हर कोई आपकी कार बनाने की मशीन खरीदेगा, हर कोई बिल्डिंग बनाने की मशीन खरीदेगा, नहीं। वहीं पे अगर आप ब्रेड बना रहे होते, कंज्यूमर गुड्स बना रहे होते, तो दुनिया में कितने लोग हैं, 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, है ना भाई। हफ्ते में हर कोई तो ब्रेड खाता है ना, 1 रुपए भी प्रॉफिट हो रहा है तो 140 करोड़ रुपए प्रॉफिट होता, वो भी हर हफ्ते, समझे। तो कहां पे प्रॉफिट है, कंज्यूमर गुड्स में। वो कह रहा भैया अभी आपने बोला कंज्यूमर गुड्स में दिक्कत है, अभी आप बोल रहे हो प्रोड्यूसर गुड्स में दिक्कत है। हाँ भाई, दोनों में दिक्कत है और दोनों में भी प्रॉफिट भी हो सकता है, तभी तो कंपनियां दोनों में मिलती हैं आपको, है ना। हाँ जी, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या चीज बनाओगे। और एक्चुअल बताऊं तो आपको डिसाइड करना ही नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड आप पे करता ही नहीं कि आप क्या बनाओगे। ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी। किस पे डिपेंड करता है, इकोनॉमी पे। जैसी हमारी इकोनॉमी होगी हम वैसा सामान बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके देश में चल रही है वॉर, जंग चल रही है, सिंपल, आपके देश में क्या चल रही होगी, जंग, तो आप क्या चलाओगे सर, क्या चीजों की डिमांड होगी उस टाइम पे, जंग के टाइम पे हर कोई अपनी सेफ्टी के लिए क्या चाहता है, बंदूकें, क्या कोई खाना चाहता है, नहीं। अगर उनके पास खाना होगा तो लोग बंदूक दिखाएंगे और खाना ले जाएंगे, लेकिन अगर बंदूकें होंगी तो फिर लोग दूसरे को खाना भी छीन के खा सकते हैं, समझे। हाँ जी, तो जंग के टाइम पे आपको क्या चाहिए होगा, बंदूकें यानी मशीनें, तो आप क्या बनाओगे, कैपिटल गुड्स, क्या बनाओगे उस टाइम पे, कैपिटल गुड्स। इतना सिंपल सर। चलिए, और अगर आपके देश में शांति चल रही है, पीस है, तो अब उस टाइम पे क्या बनाओगे, आप बनाओगे कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि उस टाइम पे बंदूकों की जरूरत ही नहीं, तो आपको जरूरत है किसकी, कंज्यूमर गुड्स की, उपभोक्ता के लिए वस्तु की। तो कंज्यूमर गुड्स कब बनाएंगे, जब देश में पीस है, ठीक है, और जब देश में वॉर चल रही होगी तब क्या बनाएंगे, कैपिटल गुड्स। तो ये डिपेंड करता है इकोनॉमी पे, जैसा देश होगा वैसा सामान बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने कर दी अपनी 4 नंबर के लिए
ये वाला टॉपिक सॉल्व, यानी प्रोड्यूसर गुड्स व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में। ठीक है, मैंने देखा है भाई 4 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ लेना, अच्छे तरीके से लिख जाना। तो इस तरीके से लिखोगे ना आपको आराम से 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ और लिख देना, बढ़िया बन जाएंगे आपके नंबर। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को मैं इतना लंबा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक समझना, क्योंकि आप 12वीं पास कर चुके हो, आप बड़े बच्चे हो चुके हो, तो आपको बार बार डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा। मैं डेफिनेशन बोलूंगा, आपको बस खाली डेफिनेशन लिख देनी है। मैं ज्यादातर टॉपिक ना ऐसे लिखूंगा, ऐसे इनको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा पैराग्राफ की फॉर्म में, थोड़ा थोड़ा बना के पॉइंट्सों की फॉर्म में। सिंपल मैं ऐसे लिख के चले जाऊंगा कि ये डिपेंड करता है इकोनॉमी पे, और आपको इसी को सेंटेंस में बनाना है, इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है भाई, हाँ जी, कि हम किस चीज का प्रोडक्शन करेंगे, ये सब आपको खुद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपनी इंग्लिश में, अपनी लैंग्वेज में। क्योंकि अगर मैं रट्टा मरवा दूंगा सब चीज का, तो आप रट्टा मार आओगे, सबके सेम हो जाएंगे पेपर, पेपर वाला गुस्सा हो जाएगा। सिंपल से चलिए, तो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो अब ये हो गया 4 नंबर का टॉपिक खत्म। अब समझते हैं हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम, कि हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या कहती है। सिंपल, जिसको नोट करना भाई फटाफट से नोट करो, अगली स्लाइड पे चलते हैं फिर। तो अब टॉपिक आता है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस टॉपिक क्या कहता है, हाउ टू प्रोड्यूस। तो हमने अभी अभी सीखा कि हम प्रोडक्शन कैसे करें, यानी मतलब क्या प्रोडक्शन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स बनाएं या फिर कैपिटल गुड्स बनाएं। चलो मान लेते हैं आपने डिसाइड कर लिया कि आपकी इकोनॉमी जैसी है, आप उस तरीके से प्रोडक्शन करोगे। तो अब बात आती है क्या, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए, कैसे वो सामान बनाया जाए। देखो मैं बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक जो है ना अलग अलग टॉपिक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, 4 नंबर में आते हैं। और ये जो है ना सेंटर प्रॉब्लम्स कई बार 16 नंबर में आ गया पूरा एक बार में, तो पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया ना सारा, तीनों के तीनों मतलब कंडीशन इसकी। हाँ जी, चलिए चालू करते हैं। तो बात आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए। तो समझिए, आपको फिर से यहीं पे लिखना है, ये क्या है, ये भी एक प्रॉब्लम है ना भाई। तो आप लिखोगे इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम है चॉइस की। ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम है किसकी, चॉइस की। जहां पे इन विच वी हैव टू चूज, जहां पे हमें चूज करना पड़ता है वन टेक्नोलॉजी आउट ऑफ टू। क्या है हाउ टू प्रोड्यूस, एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे हमें दो प्रोडक्ट में से, दो गुड्स में से एक को चुनना पड़ता है, एक प्रोडक्ट को, एक को जो है उसको चूज करना पड़ता है। सिंपल से दो टेक्नोलॉजी हमारे पास होंगी, उनमें से एक का यूज करेंगे। अब समझिए दो टेक्नोलॉजी कौन सी हमारे पास। तो सबसे पहले आप बोलोगे हमारे पास दो टेक्नोलॉजी में से एक टेक्नोलॉजी है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, और दूसरी हमारे पास है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास दो टेक्नोलॉजी होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। सिंपल से अब दो टेक्नोलॉजी में आपको एक को चुनना पड़ रहा है। सिंपल से अब लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पे हम लेबरों से ज्यादा काम करवाते हैं और मशीनों से कम। बस उसको क्या बोलेंगे सर, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पे हम काम करवाते हैं कैपिटल का ज्यादा यूज करते हैं। कैपिटल मतलब क्या होता है, पैसे। तो जहां पे हम पैसों का ज्यादा यूज करें और लेबरों से कम काम करवाएं, मशीनों का ज्यादा यूज करें और कम कम काम करवाएं किससे, लेबरों से, उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो सीधी बात, जहां पे लेबर ज्यादा यूज किए जा रहे हैं और मशीनों का कम यूज किया जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी कौन सी है, लेबर इंटेंसिव। और जहां पे लेबरों से कम काम करवा रहे हैं और मशीनों से ज्यादा, उसे क्या बोलेंगे हम, कैपिटल इंटेंसिव। अब आप खुद सोचो सर, अगर आपको काम करवाना है तो आप किससे काम करवाना चाहोगे, लेबरों से या फिर मशीनों से। वो कह रहा भैया हम तो लेबरों से काम करवाएंगे। नहीं सर, लेबर आलसी होती है मेरी तरह, है ना, तो वो काम डिले कर देंगे, आपका बिजनेस प्रपोजल कैंसिल हो जाएगा, आपका बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट छूट जाएगा, सारा लॉस हो जाएगा। कह रहा फिर मशीनों से काम करवा लेंगे। नहीं सर, 500 रुपए का सामान बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की क्या मशीन खरीद के लेके आओगे, नहीं ना। जब बड़े मशीन हो जाए, जब बड़ा ऑर्डर आए तब मशीनों का यूज करना ना। 500 रुपए का तो लेबर बना देता, तो लेबर कैसे काम करवाना चाहिए था। कह रहा किससे बनाए, फिर सुनिए बता रहा हूं, कंक्लूजन आंसर सॉल्यूशन कंक्लूजन। तो सॉल्यूशन क्या है सर इसका, किसका काम करवाया जाए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है सर, ये डिपेंड आप पे नहीं करता आप किससे काम करवाओगे, किस पे डिपेंड करता है, इकोनॉमी पे। अगर इकोनॉमी में अगर मान लो है अनएम्प्लॉयमेंट, क्या है अनएम्प्लॉयमेंट, अगर देश में है बेरोजगारी, तो वहां पे आप किसका यूज करो सर, उस टाइम पे यूज करो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। और अगर आपके पास देश में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, सबको काम मिला हुआ है, तब आपको क्या यूज करना चाहिए, आपका यूज करना चाहिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का, यानी आपको यूज करना चाहिए तब किसका, मशीनों का। इस तरीके से आप जो प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस उससे डील करोगे।
आसान है ना सर, पक्का, परफेक्ट। आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक आता है वूम टू प्रोड्यूस। कौन सा टॉपिक आता है? वूम टू प्रोड्यूस। हाँ भाई, तो भाई इतना मैं समझा चुका हूं आपको कि मैं अब अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, ठीक है? तो वो अपने आप आपको एक्सप्लेन करके लिखना है वहां पे, ठीक है ना? आप थोड़े बड़े बच्चे हो चुके हो, आप आराम से एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और भाई, मेरी जो बोलने की स्पीड है ना, कई बार बीच बीच में बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, थोड़ा सा स्पीड कम करके देख लेना आराम से, ठीक है? और दूसरी चीज, मेरी जो राइटिंग है ना वो बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है? तो हो जाता है कई बार आपको ऐसा लगेगा भैया क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार ना अच्छे तरीके से थोड़ा जूम करके, उसमें फीचर लगवा रखा है मैंने यूट्यूब के अंदर, थोड़ा जूम करोगे ना आपको दिख जाएगा, तो अच्छे तरीके से देख लेना जूम करके, या फिर जो बोल रहा हूँ वो सुन लेना, ताकि आपको अच्छे तरीके से लिखना आ जाए कि क्या लिखा हुआ है मैंने, ठीक है? मैं चालू करते हैं वापस। तो वूम टू प्रोड्यूस बात आती है, अब किस स्केल प्रोडक्शन करें? आपको पता है दुनिया में दो कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो कि होते हैं रिच, अमीर, और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि क्या होते हैं, पुअर। तो आप इनमें से किसके लिए बनाओगे? तो वूम टू प्रोड्यूस है क्या, ये भी एक प्रॉब्लम है, तो आप क्या लिखोगे? इट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहां पे भी हमें चॉइस करना पड़ेगा, गरीबों के लिए बनाए सामान, अमीरों के लिए बनाए सामान, है ना? इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन विच वी हैव टू चूज, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है वन पर्सन आउट ऑफ टू, तो में से एक इंसान को चूज करना पड़ता है। उसी प्रॉब्लम के क्या बोलेंगे हम? वूम टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पे दो लोग कौन से, एक अमीर और एक गरीब। अब आप किसके लिए सामान बनाओगे? अमीरों के लिए। सुनो, अमीर जो होते हैं ना वो ज्यादातर रिसोर्सेज यूज करते हैं, है ना? जैसे कि कार बंगला, 80% जो यूज है वो कौन करता है? अमीर लोग करते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं वो रिसोर्सेज का क्या करते हैं? कम यूज करते हैं। वो गरीब होते हैं ना, क्योंकि कार बंगला इनके पास नहीं मिलता, केवल 20% गरीबों के पास मिलेगा ये सब चीजें। लेकिन आप खुद सोचो सर, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर काउंट किया जाए, पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादातर पार्टिसिपेशन किसका होता है जीडीपी में? पॉपुलेशन के हिसाब से अगर लोगों को देखा जाए, ज्यादातर पॉपुलेशन किसकी है? अमीरों की और गरीबों की? तो आप देखोगे 80% लोग गरीब होते हैं और 20% लोग क्या होते हैं? अमीर होते हैं। यानी कि जो रिच है ना, अमीर लोग, वो होते तो 20% है, लेकिन रिसोर्सेज कितने यूज करते हैं? 80%। और जो पुअर लोग हैं वो होते तो 80% है, लेकिन रिसोर्सेज कितने यूज करते हैं? बस 20%, यानी कि वो गरीब होते हैं। सिंपल। तो आप किसके लिए सामान बनाओगे? अमीरों के लिए, गरीबों के लिए? वो पीछे से बैठ के कह रहा है भैया हम क्यों अमीरों और गरीबों में भेदभाव करें, हम एक पेन ऐसा बनाएंगे जिसको गरीबों और अमीर दोनों यूज कर सकते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, दोनों यूज नहीं करेंगे। पता है क्यों? देखिए, अगर मान लो मैंने एक पेन बनाया, कितने रुपए का? 20 रुपए का। 20 रुपए का पेन बना दिया, तो अमीर लोग, मतलब गरीब लोग तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि महंगा पेन, गरीब लोग तो 2 रुपए वाला 5 रुपए वाला पेन यूज करते हैं। सिंपल ना सर? हाँ जी। तो 20 रुपए का वाला या फिर 200 वाला पेन, ये जो लोग कौन, ये वाले पेन कौन यूज करते हैं? जो लोग अमीर हो गए, जिनके पास बहुत सारा पैसा आ चुका है ना सर, आप लोगों की तरह। तो इस तरह के लोग कौन होंगे? अमीर लोग होंगे, ठीक है सर। और अमीर लोगों ने 200 वाला पेन यूज कर सकते हैं, वो गरीबों वाला पेन यूज नहीं करते। सिंपल सर। और गरीब मतलब ये वाला पेन यूज करेंगे कि गरीब लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे? उनके पास पैसा ही नहीं है, वो कौन सा पेन यूज करेंगे? 2 वाला 5 वाला। कह रहा भैया हम 200 का पेन बनाएंगे नहीं, हम बनाएंगे 2 रुपए वाला 5 वाला पेन, है ना? जिसे गरीब भी ले सकता है और उसे अमीर भी ले सकता है। सुनिए, अगर 2-5 वाला पेन बनाया तो उसे खाली गरीब खरीदेगा, अमीर नहीं खरीदेगा। अमीर भी सोचता है ये तो गरीबों का वाला पेन है, ये तो सस्ता पेन है, मैं इस पेन से थोड़ी ना काम करता, मैं तो अपनी इमेज बिल्ड करके रखूंगा, मैं तो पायलट पेन से या फिर मैं तो और महंगे पेन से काम करूंगा। सिंपल सर, 200-300 वाला पेन लूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है ना? तो इसलिए अमीर और गरीबों में डिस्क्रिमिनेशन करना आपको जरूरी है। या तो आप अमीर के लिए बनाओ या फिर गरीब के लिए बनाओ। अगर उसे गरीब खरीदेगा तो अमीर नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसकी इमेज का सवाल आता है। और अगर उसे अमीर खरीद रहा है तो उसे गरीब नहीं खरीदता, पैसों का सवाल आता है। सिंपल। तो आप किसके लिए बनाओगे सामान? गरीबों के लिए, अमीरों के लिए? अच्छा, वो कह रहा है भैया ये भेदभाव क्यों कर रखा है दुनिया में, ये बता दो। सर वैसे तो आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन समझा देता हूँ भेदभाव क्यों कर रखा है। क्योंकि पता है हमारे देश में पाया जाता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारे देश में जो इनकम बांटी जाती है ना, वो कैसे बांटी जाती है? अनइक्वल, ठीक है भाई। किसी को ज्यादा इनकम मिलती है और किसी को गरीबी, मतलब कम इनकम मिलती है। जो ज्यादा पैसे कमाता है वो अमीर हो जाता है, जो कम पैसे कमाता है वो गरीब हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देख लो सर, हमारे जो गवर्नमेंट जॉब में लोग लगे हुए हैं वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं, है ना सर? और जो प्राइवेट जॉब में लगे हुए हैं वो बहुत कम पैसे कमाते हैं। कह रहा है थोड़ा और अच्छे तरीके से एग्जांपल दो भैया, बढ़िया वाला, सुनिए ध्यान से। जैसे आप कहीं पे भी देख लो, मेरा एक दोस्त है वो जॉब करता है, उसको मिलते हैं 20-30 हजार रुपए। वो क्या करता है? पूरा पूरा महीना, यानी पूरा मंथ काम करता है, रोज, ठीक है भाई, पूरा महीना काम करता है, वो भी रोज काम करता है, यानी कि पूरे 12 घंटे के जाके काम करता है, और वो भी पूरे 30 दिन काम करता है, तब जाके उसे मिलते हैं 30 हजार रुपए, है ना?
और वहीं पे सर एक डॉक्टर है, एक क्या है डॉक्टर, वो खाली 1 घंटे का ऑपरेशन करता है बस, खाली छोटे सा, पूरे महीने काम नहीं करता, 1 घंटे का ऑपरेशन, उसको 1-2 लाख रुपए मिल जाते हैं वहीं पे। सिंपल। वो कह रहा भैया उसने स्किल्स भी तो ली है। मैं स्किल्स की बात नहीं कर रहा सर, क्योंकि क्या उसके पास स्किल्स नहीं है जो काम करने जा रहा है, तभी तो उसको जॉब दी है ना सर। तो स्किल्स दोनों के पास है, लेकिन खुद सोचो जो पूरा महीना काम कर रहा है उसको मिल रहे हैं 30 हजार, और जो 1 घंटे का ऑपरेशन करता है उसको मिलते हैं 1 लाख। इसलिए कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ लोग क्या हो जाते हैं, गरीब। बस वापस आता है टॉपिक पे, तो आप किसके लिए सामान बनाओगे, अमीरों के लिए गरीबों के लिए? सर वापस से बात आती है सॉल्यूशन इसका। इसका सॉल्यूशन सर आप पे डिपेंड नहीं करता, ये बात डिपेंड करती है किस पे, इकोनॉमी पे। तो जैसी इकोनॉमी की कंडीशन होगी हम वैसे सामान बनाएंगे। जैसे आपको पता है ना 3 तरह की इकोनॉमी होती है, एक होती है प्राइवेट सेक्टर, है ना सर, जैसे कि फ्री इकोनॉमी जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर इन्हें, फ्री इकोनॉमी। ठीक है भाई, जैसे कि अमेरिका यूएसए जैसे देशों में ऐसी इकोनॉमी पाई जाती है ना सर। चलिए, ये फ्री इकोनॉमी होती है, यहां पे हमारा मोटिव होता है क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो जिसको भी बेचने से मेरे को प्रॉफिट होगा मैं उसको सामान बेचूंगा। दूसरी इकोनॉमी होती है सर सोशलिस्ट इकोनॉमी, SOCIALLIST। ठीक है भाई, इस तरह की इकोनॉमी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। और ऐसी इकोनॉमी कौन सी होती है जहां पे सारा कंट्रोल कौन करती है, गवर्नमेंट, जैसे कि चाइना, जैसे कि रशिया, जैसे कि नॉर्थ कोरिया जैसी इकोनॉमी, है ना। यहाँ पे सारा काम किसके लिए होता है, सोशल वेलफेयर के लिए। तो जिसको सामान बेचने से हमको सोशल वेलफेयर मिलेगा हम उसके लिए सामान बेचेंगे। तीसरी तरह की इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ऐसे देशों की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है और प्राइवेट सेक्टर के लोग भी। और यहाँ पे आप दोनों मोटिव देखोगे, प्रॉफिट कमाना भी और साथ साथ सोशल वेलफेयर भी। सिंपल, जिसको बेचने से, सामान को बेचने से प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर दोनों बढ़ेगा, वो सामान बेचा जाएगा। सिंपल। चलिए, यहां पे खत्म हो गया आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि दूसरा वाला टॉपिक। ठीक है, बस एक छोटी सी बात समझ लो, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्रिएट क्यों हुआ है, मैंने बताया तो था पहले स्टार्टिंग में भी, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोबारा भूल चुके हो, तो मैं फिर बता देता हूं। ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जो, ये जो प्रॉब्लम है, ये क्रिएट क्यों हुई है, ये 3 कारणों की वजह से। तो पहली कारण, क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड। पहला कारण क्या है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। दूसरा कारण क्या है, इनके होते हैं अल्टरनेट यूजेस, इनके क्या होते हैं, बहुत सारी यूज। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण, कि जो ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड। तो हमारी जो वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड वांट्स होने की वजह से और रिसोर्सेज का लिमिटेड और अल्टरनेट यूजेस होने की वजह से यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कौन सी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सिंपल सा। तो ये कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया उनका। एग्जाम में आपको उतना सॉल्यूशन नहीं लिख के आना, बस खाली आप कारण कारण लिख के आओगे, ठीक है, कि कारण कारण कर देना, बस बहुत है, आपका हो जाएगा। हाँ, लिखना चाहो तो जितना आप लिखना चाहो उतना आपके लिए बेस्ट है। सिंपल सा, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम है, कॉलेज के एग्जाम में जितना भर के आओगे उतना पेज बढ़िया बेस्ट माना जाता है। ठीक है, टॉपिक भी जरूरी होता है, लेकिन पेज भरना भी देखते हैं वहां पे ज्यादातर, पता नहीं कुछ कॉलेज में ज्यादातर देखा है मैंने, देखते हैं वो। ठीक है भाई, हाँ जी, चालू करते हैं। अगला टॉपिक का नाम आता है पीपीसी। तो एक बार फिर से मिटाता हूं मैं, आप फटाफट से नोट कर लेना, फिर उसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक पे, पीपीसी। ठीक है भाई, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो। हाँ भाई, श्योर है फिर। तो बात आती है अब किसकी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। तो अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा सर, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी। पीपीसी मतलब क्या होता है, वही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है सर, लेकिन टेंशन मत लो सर, बुकों में आपको चेंज नाम मिलेगा इसका, कई बार इसको पीपीएफ भी बोल देते हैं भैया। पीपीएफ मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। लेकिन टेंशन मत लो सर, इसका एक और नाम रख देते हैं बुकों में कई बार, टीसी। भैया टीसी मतलब इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। कह रहा भैया हाय दादा रे, इतने सारे नाम। सर आपके फेसबुक पे डेरिंग किंग के नाम से, या फिर एंजल प्रिया के नाम से आईडी है, मैंने कुछ बोला? आपके इंस्टाग्राम पे चॉकलेट बॉय के नाम से आईडी है, मैंने कुछ बोला? आपके घर पे नाम कुछ और होता है, ट्यूशन पे नाम कुछ और होता है, दोस्तों में नाम कुछ और होता है, मैंने कुछ बोला? जब आपके इतने सारे नाम है, ये बेचारा अपने 3 नाम रख ले, कोई दिक्कत तो नहीं ना सर, बस खत्म बात। तो पीपीसी के कितने नाम है, 3 नाम। एक पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दूसरा पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व मतलब टीसी। इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बढ़िया। तो टॉपिक आता है पीपीसी। अब ये पीपीसी होता क्या है वो समझिए। सर सच बताऊं, ये वाला चैप्टर मेरे को भी नहीं आता,
सच में यार ये वाला चैप्टर है ना बहुत मेरे को दिक्कत देता है, ये वाला चैप्टर मेरे को भी नहीं आता। ये वाला चैप्टर पहले नहीं आता था, लेकिन आपको पढ़ाने से पहले मैं सीख चुका हूँ सर। मेरे एक दोस्त ने सिखाया मेरे को ये वाला चैप्टर, पता है उसका नाम है सर रामलाल। क्या नाम है सर? रामलाल। अब जैसे ही 12वीं पास करी रामलाल ने मेरे पास आ गया, क्या लगे भाई मेरे को थोड़ी सी जॉब दे दे, कोई काम दे दे, मैं काम करना चाहता हूँ आपके नीचे। मैंने बोला सर मेरे पास काम ही नहीं है कोई, मैं खुद ही काम नहीं करता था, मैं खुद बेरोजगार था। तो वो कहने लगे सर कोई काम तो दिलवा दे भाई मेरे को, तो एक जॉब दे दे, मैं अच्छी तरीके से अपने घर संभाल लूंगा। मैं बोला भाई काम तो है नहीं, एक काम कर सकता हूँ भाई, ठीक है। मैंने पापा से पूछा और मैंने बोला पापा गांव में ना हमारी जो जमीन है, जो हमारे पास जमीन पड़ी हुई है लैंड, ठीक है, और गांव में एक ट्रैक्टर भी पड़ा था हमारे पास, ठीक है भाई। तो गांव में हमारे पास क्या है, एक जमीन और एक हमारे पास पड़ा हुआ है ट्रैक्टर, ठीक है भाई। तो मैंने बोला इस गांव की जमीन का और ट्रैक्टर का तो आराम से यूज कर और गांव में बैठ के खेती बाड़ी कर और उससे पैसे कमा। कर गया है मैं 12वीं पास कर चुका हूँ, 12वीं 12th, मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा खेती बाड़ी करूंगा नहीं। मैंने बोला फिर भाई और कोई काम नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं ठीक है इतना, चलो कोई दिक्कत नहीं मैं काम कर लेता हूँ। मैंने लेकिन वो कहने लगा मेरे पास बस दो ही चीजें उगानी आती हैं, एक का नाम है गुड वाई और एक का नाम है गुड एक्स। मैं बताना नहीं चाहता उसने क्या क्या बोला, मगर ठीक है, एक का नाम है गुड वाई और एक का नाम क्या है गुड एक्स। सिंपल, अच्छा बता ही देता हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। जो गुड एक्स है उसको वो कह रहा है मेरे को ना उगाना आता है अफीम। क्या उगाना आता है उससे? अफीम। अफीम सुना होगा ना आपको, बोलते हैं ड्रग्स या फिर हीरोइन या फिर गांजा, समझ में? तो ये ऐसी चीजें वो उगाता है। मैं बोला भाई ये वाली चीजें तो नहीं उगाने दूंगा मैं अपनी जमीन पे, मेरी जमीन बेशक से खाली पड़ी रहे, उगानी नहीं है सब चीजें। सिंपल सर, हाँ जी ये सब चीजें पसंद नहीं हमको। दूसरी चीज उगाना, उसने बोला कि भैया हमको उगाना आता है गेहूं। मैं बोला गेहूं? भाई वो तू है हम नहीं, हमको उगाना आता है वीट, तो हम बोलेंगे वीट उगाओ। सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं ना, हम क्या उगाएंगे वीट। अरे वो बच्चे है ना कुछ तोड़ तोड़ के पढ़ लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता वो सब, ठीक है भाई। चलिए तो आपको क्या उगाना आता है वीट, इतना सिंपल सर। चलिए तो वीट, मैंने बोला भाई हाँ वीट अच्छा है वीट उगाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें, तो वीट उगाएंगे। आप सुनिए ध्यान से, अब क्या मैं वहीं पे बैठा रहूंगा उसको देखता रहूंगा कि वो क्या उगा रहा है? नहीं जी, मैं उसको जमीन दिया, मैंने बोला खेती करो आराम से। मैं वापस आ गया कहाँ पे, अपने घर पे। सिंपल, उसने पहले साल खेती चालू करी, उसने सारी जमीन पे 10 किलो जमीन थी हमारी, 10 किलो पे क्या उगाई उसने वीट, और जमीन मतलब कि अफीम कितना उगाया? 0। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। उसने देखा वीट उगाने में ना कम प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो वीट है वो बिकता है 16 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 22 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, इस भाव में। तो उसको हर बार क्या हो रहा है, वीट उगाने में लॉस हो रहा है या फिर कम पैसा मिल रहा है उसे। तो उसने सोचा क्यों ना ट्राई करते हैं एक बार अफीम उगाने की, विवेक भाई तो है नहीं यहाँ पे, तो एक बार ट्राई करते हैं अफीम उगाने की। तो वो गया साहूकार के पास। किसके पास? साहूकार। साहूकार मतलब लैंडलॉर्ड मान लो, या फिर जो आसपास के जो लोग नहीं थे, सुनार थे, या फिर जो पैसा उधार पे दिया करते थे, उन लोगों को बोलते हैं। सिंपल से, कोई दिक्कत तो नहीं ना? पक्का जमींदार जिसे बोलते हैं हम, हाँ जी वही लोग। तो वो गया उनके पास और उनसे कहेंगे सर मेरे को बीज चाहिए, उसके लिए मेरे को पैसा दे दो। मतलब साहूकार लोग ही वहां पे बीज बीज भी बेचते थे। तो कहने लगा सर मेरे को अफीम के ना बीज दे दो, एक पैकेट बीज दे दो। साहूकार कहने लगा अफीम के बीज बेटा महंगे आते हैं, बहुत ज्यादा महंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए के बीज आते हैं। तो पता है इसने क्या किया? इसने मेरी एक जमीन बेच दी। किसको? साहूकार को। कहने लगा सर मेरे से एक जमीन ले लो और मेरे को क्या दे दो, एक पैकेट बीज। यानी इसने एक पैकेट बीज के लिए मेरी एक जमीन बेच दी मेरे को बिना बताए। यानी मेरी जमीन कितनी बची? 9। इसने सोचा जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कमा के आराम से वापस जमीन खरीद लूंगा वो वाली। ठीक है सर, हाँ जी। और इसको हुआ भी प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट हुआ और इसने सारा पैसा उड़ा दिया, खो दिया, मतलब ट्रेडिंग में लगा दिया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया, सारा पैसा डुबा दिया। सिंपल सर, बढ़िया। अब क्या हुआ, इसने सोचा भाई सारा पैसा डूब चुका है, एक काम और करता हूं, इस बार ना मैं अफीम वाले के पास जाता हूं और अफीम साहूकार के पास, और वो 2 पैकेट लेके आता हूं। 2 पैकेट मतलब कि एक पैकेट और लेके आता हूं। पिछली बार एक पैकेट लेके आया था, प्रॉफिट हो गया था, लेकिन इस बार एक पैकेट और लेके आता हूं। ये नहीं कि गया साहूकार के पास और दूसरा पैकेट लेने के लिए। साहूकार सोच रहा है पिछली बार इससे एक जमीन ली थी, फिर भी ये एक पैकेट और लेने आ गया। एक पैकेट लिया था इसने और अपनी एक जमीन दे गया, फिर भी इसको इतना प्रॉफिट हुआ कि अब दोबारा से लेने आ गया एक पैकेट बीज का। ठीक है, तो इस बार आप अब इससे ना मैं 2-2 जमीन ले लूंगा। पिछली बार एक ली थी, इस बार कितनी मांगूंगा? 2। तो साहूकार ने 2 जमीन मांगी। कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं, प्रॉफिट होगा तो दोबारा खरीद लूंगा जमीन। तो इसने मेरी दोनों जमीन बेच दी खाली एक पैकेट बीज के लिए। सिंपल। तो दूसरे पैकेट बीज के लिए इसने मेरी जमीन कितनी छोड़ी? बस खाली 7। 2 जमीनें बेच दी। सिंपल सर। चलिए इसको प्रॉफिट हुआ, इसने फिर लौटा दिया सारा पैसा फिर डुबा दिया। फिर कहने लगा साहूकार जी मेरे को एक पैकेट और दे दो, बस खाली एक पैकेट और, यानी कि तीसरा पैकेट भी दे दो इसको। साहूकार कहने लगा पिछली बार इससे कितने पैकेट बीज मांगे, मतलब कितनी जमीन मांगी थी? इससे मांगी थी 2 जमीन, और तब भी इसको प्रॉफिट हो रहा था, तभी तो दोबारा आया है ना। तो साहूकार कहने लगा इस बार इससे मांगूंगा मैं 3 जमीन। कितनी मांगूंगा? 3 जमीन। तो इसने मेरे से 3 जमीन ले ली साहूकार ने, और मेरी जमीन कितनी बच गई? बस खाली 4 जमीन बच गई। 7 में से 3 चली गई तो कितनी बची? 4। अब इसने फिर सारा पैसा डुबा दिया।
कहने लगा सर इस बार बस लास्ट बार एक पैकेट और बीज दे दो, एक पैकेट बस। साहूकार कहने लगा पिछली बार 3 जमीन मांगी थी, तभी भी इसको प्रॉफिट हो रहा है, इस बार 4 जमीन मांगूंगा। तो इसने चारों जमीन दे दी, इसने किराए पे जमीन लेके वहां पे खेती करना चालू किया। सिंपल से मेरी जमीन बची कितनी, 0। और जो अब पैसा आया था भाई अब तो खरीद लेता, अब तो जमीन बची नहीं थी मेरी, लेकिन इसने फिर भी नहीं खरीदे, सारा पैसा इसने डुबा दिया और मेरा सारा पैसा चला गया। सिंपल से। और यहीं पे मेरे को सीख मिली किसकी, कि पीपीसी की टेबल ऐसे बनती है। तो भाई ये बन गया हमारा पीपीसी। देखो हमेशा क्या होता है, गेन तो आपको 1-1 रुपए का हो रहा है, लेकिन आपका जो लॉस होता है वो क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है, अगर आप एक गुड्स की जगह दूसरा गुड्स बनाना चालू करते हो। समझे? क्योंकि अगर आपने कोई एक मशीन लगाई बिजनेस करने के लिए, क्या वो हर काम करने में परफेक्ट होगी? एक मशीन मैंने गेहूं उगाने के लिए लगा दी, मान लो, इंसान नहीं लगा रहा, मैं मशीन लगा रहा हूँ गेहूं उगाने के लिए, तो एक मशीन जो गेहूं लगा रही है, क्या वो चावल उगाने के लिए भी परफेक्ट होगी? नहीं। तो एक काम में से हटा के अगर मैं उसको दूसरे काम के लिए यूज करूंगा तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। सिंपल सर। चलिए इसी से समझते हैं एक बार पीपीसी की टेबल मतलब डायग्राम कैसा होता है। तो सुनिए, यहाँ पे दिखाऊंगा गुड एक्स, यहाँ पे दिखाऊंगा गुड वाई, और पीपीसी का डायग्राम कैसे बनेगा, बिल्कुल देखो। यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे मान लेते हैं 2 4 6 8 और 10। सिंपल। क्या रहा है, 0 पे 10 तो 0 ये रहा, 10 ये रहा पॉइंट बन गया। 1 पे 9 तो 1 पे 9 ये रहा पॉइंट बन गया। 2 पे 7 तो 2 पे 7 ये रहा पॉइंट बन गया। 3 पे 4 तो ये रहा 3 और ये रहा 4, ये बन गया। और 4 पे 0 तो 4 पे 0 ये रहा। आप नोटिस करोगे कि तो पीपीसी का डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, है ना। यानी पीपीसी कैसा दिखाई देता है, ऐसा। इसको क्या बोलते हैं हम, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सिंपल सर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए। कह रहा भैया पीपीसी सिखा रहे थे, फटाफट सिखाओ ना। समझाता हूँ सर। पीपीसी क्या होता है, पीपीसी कुछ नहीं है, ये पता है, दो जो गुड्स होते हैं ना, एक्स और वाई, दो गुड्स जो है एक्स और वाई, इनके ना अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। बस खाली क्या दिखाता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन को, जैसे ये कॉम्बिनेशन, जैसे ये कॉम्बिनेशन, जैसे कि ये वाला कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देख लो, अलग अलग कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन को दिखाता है। तो आप क्या बोलोगे, इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। ये क्या दिखाता है, 2 गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशन को, जो कि उन कॉम्बिनेशन को कौन अचीव कर पा रहा है, उनको अचीव कर पा रहा है कौन, रामलाल कौन, बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर। तो ये 2 कॉम्बिनेशन को दिखाता तो है, जो कि कौन अचीव करता है, रामलाल, प्रोड्यूसर। तो आप लिखोगे विच कैन बी अटेन बाय ए प्रोड्यूसर, जो कि अटेन कर सकता है कौन, प्रोड्यूसर। सिंपल। प्रोड्यूसर अटेन कर सकता है, यानी रामलाल अटेन कर सकता है। इन्हें अनाज को रामलाल भी तो प्राप्त कर रहा है खेती करके, हाँ जी। लेकिन मैंने ये सब प्राप्त करने के लिए उसको 2 चीजें दी थी। क्या क्या दी थी, मैंने दी थी जमीन और दूसरा ट्रैक्टर। यानी कि क्या मिलना पड़े, क्या देना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए गोल को, तो क्या देना पड़ेगा, हाँ जी, विद इन द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज। मैंने उसको जमीन दी थी, और जमीन हमारे लिए क्या होती है, रिसोर्सेज। और दूसरी चीज मैंने उसको क्या दी, एंड टेक्नोलॉजी। तो मैंने उसको ट्रैक्टर दिया, टेक्नोलॉजी दी, और एक क्या दी, जमीन दी, रिसोर्सेज दिया। और उससे वो जो भी अनाज प्रोडक्शन कर सकता है, जो भी चीज अनाज प्राप्त कर सकता है, अटेन कर सकता है, बस उसी के कॉम्बिनेशन को दिखाने वाले डायग्राम को क्या बोलेंगे हम, पीपीसी। तो पीपीसी क्या होता है, एक ऐसा डायग्राम जो 2 गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशन को दिखाता है, जो कि प्रोड्यूसर अटेन कर सकता है। ठीक है, क्या क्या देने के बाद, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के देने के बाद। इतना सिंपल था, आसान था भाई, बढ़िया। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, और बहुत ज्यादा काम आएगी डेफिनेशन, तो इसलिए रट्टा मार लो, मैं बता रहा हूँ, पिटवाएगी डेफिनेशन, पक्का ना। हाँ जी, बहुत मारता हूँ अगर डेफिनेशन याद नहीं होती। अभी सुन लूंगा 2 मिनट में बेशक से, याद करो फटाफट, याद हो गया, बहुत अच्छे में। मेन टॉपिक क्या है, इसके बाद मेन टॉपिक आता है जो आपको समझना है, फीचर्स के बारे में। किसके बारे में, फीचर्स के, यानी कि खासियत क्या होती है पीपीसी की। पता है आपको पीपीसी की खासियत क्या है, पीपीसी की बस 2 खासियत होती है, और यही एग्जाम में पूछेगा। पीपीसी की 2 खासियत क्या है, पहली खासियत, पीपीसी जो होता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। पीपीसी कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपने देखा है, जैसे ये पीपीसी दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ थोड़ी ना जा रहा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। सिंपल से। दूसरी खासियत क्या होती है पीपीसी की, ये होता है कॉनकेव टू ओरिजिन, यानी कि क्या होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर, सॉरी ओरिजिन, ORIGIN। तो पीपीसी कैसा होता है, कॉनकेव टू ओरिजिन, यानी मूल बिंदु की ओर नतोदर। आपने देखा होगा सर, आपने वो लेंस वाला चैप्टर पढ़ा होगा एक बार 10वीं क्लास में, तो वहां पे आपने सीखा होगा, जैसे बंदा को यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो और कोई गुफा ऐसी दिख रही है, मतलब केव दिख रही है, केव दिख रही है ना, कि वो अंदर की तरफ गुफा की तरह लेंस, तो उसको हम बोलते थे कॉनकेव। क्या बोलते थे,
कॉनकेव। और कोई बंदा अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है और आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि पहाड़ की चोटी की तरह कोई चीज बाहर आई हुई है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं उसे, कॉन्वेक्स। कोई डायग्राम अगर आपको गुफा की तरह दिख रहा है कि वो अंदर की ओर घुसा हुआ है, तो उसे कॉनकेव बोलेंगे। केव, केव मतलब गुफा, ठीक है, तो कॉनकेव। और जो चीज बाहर की तरफ आई हुई है वो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। तो आप यहाँ पे खड़े रहो अगर ओरिजिन पे, इसको क्या बोलते हैं पॉइंट को, ओरिजिन, कॉनकेव टू ओरिजिन, यानी ओरिजिन पे खड़े हो तो पीपीसी कैसे दिखाई देगा आपको, गुफा की तरह। कि भाई यहाँ पे खड़े हो तो देखोगे आप गुफा की तरह लगेगा ना ये यहाँ से, है ना भाई। तो ये क्या है, गुफा की तरह, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। तो कॉनकेव टू ओरिजिन और डाउनवर्ड स्लोपिंग, पीपीसी की बस दो खासियत होती है। सिंपल सर। अब इस टॉपिक के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि ये खासियत क्या कहती है। सिंपल, और यही एग्जाम में आती है क्वेश्चन। चलो भाई चालू करते हैं, ठीक है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, तो अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, तो दिक्कत हो जाए बाद में। हाँ जी, तो सबसे पहले चालू करते हैं। पहली खासियत क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो पीपीसी कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। यानी कि आपने नोटिस किया होगा पीपीसी कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है ना, नीचे की ओर गिरा होता है। सिंपल। तो आप इसको समझाओगे कैसे, देखो जब भी क्वेश्चन आए, ये मान लो आपके एग्जाम में आया ना, 3-4 बार आ चुका है। मैं पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखा हूं तो 3-4 बार आ चुका है ये वाला। और ये वाला क्वेश्चन है 6 से 8 नंबर में आया अकेला क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना। तो सबसे पहले जब भी आप एक्सप्लेन करने लग जाओ तो पीपीसी की डेफिनेशन देना, पीपीसी होता क्या है अच्छे तरीके से उनको समझाना। खाली इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं, एग्जांपल के साथ, जैसे मैंने एग्जांपल देके समझाया ना, आप भी डेफिनेशन भी कोई एग्जांपल देके समझाओगे वहां पे, समझे। हाँ जी। उसके बाद आपको समझाना है डायग्राम, या डायग्राम यहाँ पे बनाया मैंने, क्योंकि मेरे पास तो बहुत जगह है, आपके पास जगह नहीं होगी वहां पे, तो यहाँ पे बनाना इसी के नीचे, ठीक है, यही वाला सेम ऐसा डायग्राम। तो पीपीसी का डायग्राम बना दोगे आप, और फिर उसके बाद उनको समझाओगे कि क्या समझाओगे, जैसे जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे वाई का इतना, वाई का ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे तो एक्स का प्रोडक्शन क्या करना पड़ रहा था हमें, बस इतना सा, यानी इतना सा एक्स उगाना पड़ा था। वाई इतना सारा उगा रहा हूँ तो एक्स को इतना उगाना पड़ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ एक्स को बढ़ाना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, वाई को कम करना पड़ेगा। सिंपल ना, वाई को अगर मैं कम करूंगा तभी तो एक्स बढ़ पाएगा। उसके यूज मतलब जैसे अगर मैं अपनी जमीन बेचूंगा तभी तो वाई का प्रोडक्शन कर पाऊंगा। सिंपल से। तो एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का प्रोडक्शन क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। बस वही है, आप कंक्लूजन में लिख के आओगे। कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप, हाँ जी, कंक्लूजन पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, तो आप लिखोगे ड्यू टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ए commodity a producer have to decrease in another। सिंपल। तो आप क्या लिखोगे, एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक प्रोड्यूसर को दूसरी चीज का प्रोडक्शन घटाना पड़ता है। आसान है, हाँ जी। इसीलिए एक चीज का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का प्रोडक्शन क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। इसलिए आप बोलोगे पीपीसी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। जैसे मैंने आपको टेबल में सिखाया है सर, अभी भी टेबल क्या बनाई थी मैंने, यहाँ पे मैंने दिखाया था गुड वाई और दिखाया था गुड एक्स। तो आपने सीखा हुआ सर 10 9 7 4 0 ऐसे, और यहाँ पे 0 1 2 3 4। तो आप देख रहे हो एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का प्रोडक्शन क्या करना पड़ रहा है, मेरे को घटाना पड़ रहा है। और इसी वजह से पीपीसी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सिंपल से। अगर मेरे को एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का प्रोडक्शन नहीं घटाना पड़ता तो पीपीसी पता है कैसे बनता, बिल्कुल ऐसा। क्योंकि एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है ना भाई, लेकिन दूसरी चीज का प्रोडक्शन घट ही नहीं रहा, तो ये तो वहीं पे इसलिए कॉन्स्टेंट पीपीसी ऐसा बन रहा होता है, बिल्कुल सीधी लाइन एक, है ना भाई। हाँ जी, वरना पीपीसी ऐसा नहीं बनता। लेकिन ये ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि एक चीज का बढ़ाओगे तो दूसरी चीज क्या होगी, अपने आप ही घट जाएगी। आसान से। चलिए दूसरी पीपीसी की फीचर जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक्सप्लेन करनी है अच्छी तरीके से, कॉन्केव टू ओरिजिन। तो आप क्या लिखोगे, कॉन्केव टू ओरिजिन। सॉरी भाई अगर बाहर से नॉइस आ रहा हो तो ठीक है भाई, नॉइस रिडक्शन लगाऊंगा मैं, लेकिन बाहर बच्चे हैं छोटे छोटे तो कुछ नहीं कर सकता मैं उसके लिए, ठीक है, अगर आवाज आ रही है तो। चलिए भाई, कॉन्केव टू ओरिजिन। तो पीपीसी क्या होता है, कॉन्केव होता है किसकी तरफ, ओरिजिन की तरफ। जैसे आपको मैंने समझाया ये ओरिजिन होता है, और यहां से देखोगे तो पीपीसी कैसे दिखेगा आपको, कॉन्केव की तरह दिखेगा। सिंपल ना, गुफा की तरह दिखेगा, इसलिए बोलते हैं कॉन्केव टू ओरिजिन। तो आप जब इसको एक्सप्लेन करना चाहो तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो भाई सबसे पहले आप लिखोगे पीपीसी की डेफिनेशन अच्छे तरीके से, जो मैंने लिखवाई है सेम यहाँ पे, ये वाली डेफिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद बताओगे आप टेबल, ये वाली टेबल यहाँ पे बनेगी। आसान। और उसके बाद आप बताओगे यहां पे कि क्यों होता है ऐसा, कंक्लूजन। सिंपल। और कंक्लूजन में क्या लिखोगे, आप लिखोगे ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी, क्योंकि एमआरटी जो है वो बढ़ता है, इस वजह से पीपीसी क्या होता है, कॉन्केव टू ओरिजिन। इतना सिंपल। क्या भैया एमआरटी क्या होता है, आपने तो समझाया नहीं कभी। कोई बात नहीं सर, अभी समझा देता हूं, क्यों बुरा मान रहे हो, ठीक है। हाँ जी, समझिए ध्यान से एमआरटी क्या होता है। आपने अभी समझा पीपीसी क्या होता है।
अब आपको पता है पीपीसी में ना एक ढलान भी होता है। क्या होता है पीपीसी में? ढलान। अब ये ढलान कैसा है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मान लो कभी आप सीढ़ियों पे देखा, सीढ़ियां कैसी होती हैं? आपने देखा होगा सीढ़ियां कुछ इस तरीके से होती हैं, है ना सर? ऐसी होती है ना सीढ़ियां? कह रहा हाँ। अरे कहाँ यार, ऐसी थोड़ी ना होती है सीढ़ियां। सीढ़ियां भाई ऐसी होती है, ऐसी। ध्यान से समझो, ऐसी सर, ऐसी। सिंपल सर, इसको बोलते हैं सीढ़ियां। ठीक है। तो एक दिन पता है क्या था, मैं ना अपनी नानी के घर पे गया हुआ था और मैंने एक बार सीढ़ियों पे ऊपर बैठा हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बारिश का मौसम होता है, बहुत तेजी से बारिश चल रही थी, रातों में अंधेर, मतलब आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। ठीक है, तो एकदम मतलब थोड़ी थोड़ी कड़ाकेदार बारिश में बिजली बिजली नहीं कड़कती, तो वैसे बिजली कड़कती है, और एकदम से बिजली कड़की, मेरे को एकदम से डर लगा, और एकदम से पता नहीं मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, पूरी धरती पे अंधेरा सा छा गया, और पता क्या हुआ, पूरी धरती हिलने लग गई, बहुत तेज तेज, बहुत तेज तेज, बहुत तेज तेज धरती हिलने लग गई, और पूरी आंखों के आगे अंधेरे छा गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और मैं पता नहीं कैसे, मतलब एक तरीके से मान लो मैं पहुंच गया भाई सब पता नहीं अलग ही दुनिया में, जहाँ पे हर जगह अंधेरा था, धरती घूमती जा रही थी बहुत तेजी से। समझे सर? हाँ जी। तो अब पता है मेरे को थोड़ी देर बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली, डर के मारे जब मैंने अपनी आंखें खोली कि क्या हो रहा है धरती पे वो चेक करूं, तो मेरे को पता चला मैं ना एकदम से यहाँ पे पहुंच गया सर, जादू से। कहाँ पे पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया जादू से। बड़ा कह रहा है भैया सीधा बोल दो ना, आप गिर गए यहाँ से। अब वो समझता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन बोलना अच्छा नहीं लगता है ऐसे मेरे को। ठीक है, हाँ, तो एकदम से मैं क्या हो गया, नीचे गिर गया, इतना सिंपल। हाँ जी। क्यों गिर गया सर मैं? नीचे से ऊपर क्यों नहीं, और क्यों नहीं जाता हर कोई, ऊपर से नीचे की ओर क्यों जाता है हर कोई? क्यों? क्योंकि सीढ़ियों में क्या होता है, ढलान होता है, और इसी ढलान को हम बोलते हैं क्या? स्लोप। क्या बोलते हैं सर? स्लोप। जैसे आप पीपीसी देख रहे हो ना, इसमें भी एक ढलान है, और इसके ढलान को भी हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? स्लोप। सिंपल। और इसके ढलान का नाम एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है, इसके ढलान का नाम है एमआरटी। क्या नाम है? एमआरटी। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का ना? हाँ जी। तो पीपीसी के ढलान का नाम क्या है? एमआरटी। भैया ये एमआरटी क्या चीज होती है, एक बार लिखवा देता हूँ सर अच्छे तरीके से, ताकि आपके एग्जाम में लिख पाओ। तो एमआरटी, इसकी फुल फॉर्म होती है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं सर इसे? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है भाई, चलिए। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एमआरटी होता है। अब ये मतलब होता क्या है? बहुत सिंपल सर, एक ऐसा रेट जिस रेट पे हम एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और दूसरी चीज का प्रोडक्शन घटाते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इट इज ए रेट, इट इज ए रेट एट विच वी हैव टू इंक्रीज ए प्रोडक्शन, सॉरी वी हैव टू डिक्रीज ए प्रोडक्शन, decrease the production due to increase in another। सिंपल सर। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एक ऐसी रेट जिस रेट पे एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मैंने दूसरी चीज का प्रोडक्शन को घटा दिया। सिंपल सर, एक चीज के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने दूसरी चीज का प्रोडक्शन घटा दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और आपको यहाँ पे वही चीज निकालनी है, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख देना बीच में, एमआरटी की डेफिनेशन क्या होती है समझा के अच्छे तरीके से। ठीक है भाई? हाँ जी। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एक ऐसी रेट जिस रेट पे एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और दूसरी चीज का प्रोडक्शन घटा देते हैं। चलिए जी निकालें। बढ़िया। एमआरटी एक बार चेक कर लो भाई, दिखाई दे रहा है आपको एमआरटी या नहीं दिखाई दे रहा? चलो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या? एमआरटी। यहाँ की जगह मैं यहाँ पे निकालता हूँ, आपको वहीं पे निकालना है एमआरटी। अब एमआरटी कैसे निकलेगा? सुनिए, एमआरटी का ना एक छोटा सा फॉर्मूला है, जरा सा फॉर्मूला है। तो किसी का भी स्लोप निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है क्या? तो इसके स्लोप का फॉर्मूला है भाई डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। ये डेल्टा दिख रहा है, डेल्टा, डेल्टा मतलब होता है ट्रायंगल, यानी कि इसी को बोलते हैं हम डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है भाई चेंज। क्या मतलब होता है? चेंज। तो इस ट्रायंगल के आगे, वाई के आगे जो डेल्टा लगा हुआ है उसका मतलब क्या होता है? चेंज। तो आप लिखोगे चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। सिंपल। बस फॉर्मूले के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे माइनस भी लगा होता है, वरना उसका कोई काम है नहीं बेसिकली। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे निकालना है आपको एमआरटी, और एमआरटी कैसे निकलेगा? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स करके। अब देखिए निकालते हैं एक बार। स्टार्टिंग में देखो कोई चेंज तो हुआ नहीं, तो वहां पे कांस्टेंट है। आगे देखो कितना चेंज हुआ। पहले कह रहा है वाई में चेंज लिखो, तो वाई पहले कितना था? वाई पहले था 10, अब कितना हो गया? 9। चेंज कितने का हुआ यहाँ पे? यहाँ पे हुआ 1 का चेंज, तो ऊपर लिखेंगे 1। नीचे लिखना है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स मतलब एक्स का चेंज, तो पहले एक्स कितना था? 0, अब कितना हो गया? 1, यानी चेंज कितने का हुआ? 1 का, तो काट के कितना आ जाएगा? 1। एक बार वो समझते हैं। पहले वाई कितना था? 9, अब कितना हो गया? 7, चेंज कितने का हुआ? 2 का। और यहाँ पे नीचे एक्स में चेंज कितने का हुआ? पहले 1 था, 2 हो गया, यानी कितने का चेंज? 1 का, यानी कट कितना आ गया? 2। ऐसे अगले का आएगा 3, अगले का आएगा 4। तो अब देखोगे एमआरटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसलिए तो मैंने बोला था कॉन्केव टू ओरिजिन क्यों होता है ये डायग्राम, ये पीपीसी कॉन्केव टू ओरिजिन क्यों होता है?
क्योंकि यहाँ पे जो एमआरटी होता है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए पीपीसी क्या होता है, हमेशा कॉन्केव टू ओरिजिन। इतना समझ में आ गया? पक्का, बढ़िया भाई, परफेक्ट। तो ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आप आराम से लिखोगे एग्जाम में अच्छे तरीके से। और एमआरटी की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। एमआरटी डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा रेट जिस रेट पे एक चीज का प्रोडक्शन घटाना पड़ता है दूसरी चीज के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इतना सिंपल था, बढ़िया। अब रह गए छोटे छोटे टॉपिक जिसकी वजह से आपका चैप्टर खत्म हो सकता है जल्दी से ही। तो एक बार फटाफट से जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं लास्ट टॉपिक पे और आपका पूरा टॉपिक जो आएगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नोट करिए फटाफट। हाँ भाई, श्योर है। चलिए भाई, अब एक बार समझते हैं हमने क्या क्या सीखा, छोटे छोटे टॉपिक क्योंकि मैंने बीच बीच में करवा दिए थे। ठीक है, तो पीपीसी के हमने सीखे, पीपीसी की डेफिनेशन क्या होती है, हमने सीखा पीपीसी का वो 2 फीचर क्या होती हैं, कॉन्केव टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, मतलब सॉरी कॉन्केव टू ओरिजिन और डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये दोनों टॉपिक सीख लिए हमने। ठीक है, और बीच में मैंने 2 टॉपिक एक्स्ट्रा समझाए थे, उसके बाद अच्छे तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक मैंने समझाया था क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ पीपीसी। क्या समझाया था, स्लोप ऑफ पीपीसी। अब स्लोप ऑफ पीपीसी मतलब क्या होता है, जैसे ये पीपीसी होता है ना, इसके अंदर एक ढलान होती है और मैंने बताया था उस स्लोप का नाम क्या होता है, एमआरटी। और वो ढलान कैसे निकलती है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई मतलब क्या होता है, पहले वाई मान लो इतना था तो हम इतना एक्स बनाते थे। ठीक है, अब जब वाई घट गया तो एक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो एक्स इतना हो गया, तो वाई में चेंज हो गया और एक्स में भी चेंज हो गया। एक्स हमको बढ़ाना पड़ गया क्योंकि वाई घट चुका था, या फिर हमको एक्स को बढ़ा दिया हमने किस लिए, वाई को घटाने के लिए। तो ये जो चेंज हुआ ना, ये जो चेंज हुआ इसी को हम बोलते हैं डेल्टा एक्स। और यहाँ पे जो चेंज हुआ इसी को हम बोलते हैं क्या, डेल्टा वाई। सिंपल से, और इसी चेंज को ही जो डिफरेंस होता है, रेशियो जो होता है, उसी को हम बोलते हैं एमआरटी। अब इसके बारे में समझिए, थोड़ा सा खासियत है इसके अंदर। मैंने बताया था जो एमआरटी होता है, स्लोप जो होता है पीपीसी का, वो क्या होता है, कॉन्केव। कैसा होता है, कॉन्केव, यानी जो इनका स्लोप होता है एमआरटी वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब क्या होता है, सुनिए, आपने ये बनाया होगा कभी पीपीसी, तो ये मान लेते हैं आपका वाई था, तो ये आपका था एक्स। ठीक है, चलिए मैंने वाई में थोड़ा सा चेंज कर दिया, इतना चेंज कर दिया, तो ये बन गया आपका x1। मैंने वाई में थोड़ा सा और चेंज कर दिया, यानी इतना चेंज कर दिया, तो ये बन गया आपका कितना, x2। मैंने वाई में थोड़ा सा और चेंज किया, ये x2, ये y2, ये y3, y4। ठीक है, तो वाई में और चेंज किया तो बन गया किसमें चेंज, x3 में चेंज। मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं, ये देखो वाई में जो डिफरेंस है ना वो हमेशा कांस्टेंट है। वाई में सेम डिफरेंस हो रहा है, यानी वाई में हर बार लॉस कर रहा हूं, लेकिन जो उससे मिलने वाला जो गेन होता है ना, जो प्रॉफिट होता है, वो धीरे धीरे, पहले इतना प्रॉफिट मिला यानी इतना प्रॉफिट, फिर अगली बार गेन मिला इतने का यानी इतना सा प्रॉफिट, अगली बार इतने का। अगर मैं और भी चेंज करूंगा ना, जैसे y5 पे ले जाऊंगा, तो y5 पे देखो क्या हो गया, और कम हो गया, यानी मेरा प्रॉफिट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक जमीन है जिसपे मैं खेती करता था, किसकी, वीट की। ठीक है, लेकिन अब मैं वीट की खेती को कम कर करके मैं उस पर राइस उगाने लग जाऊं, तो उस जमीन की आदत क्या थी, वीट उगाने की, राइस उगाने की तो आदत थी नहीं। तो राइस का जो आउटपुट है वो जो निकल के आएगा वो मेरा ना धीरे धीरे कम होता जाएगा। स्टार्टिंग में तो आउटपुट ज्यादा आएगा, लेकिन वो जमीन किसकी थी, वीट उगाने के लिए अच्छी थी, राइस उगाने के लिए थोड़ी अच्छी थी। या फिर मान लो मैंने कोई एक डाला, मतलब मान लो मैंने एक मशीन लगा रखी है, या फिर मैंने एक लेबर लगाया किसके लिए, वीट उगाने के लिए। उसको वीट उगाना आता है, उसको राइस उगाना तो आता नहीं है। तो अगर मैं वीट उगाने की जगह उसको मैं बोलूंगा ना राइस उगाने के लिए, तो हो सकता है स्टार्टिंग में अच्छा कर दे, लेकिन धीरे धीरे उससे मिलने वाला प्रॉफिट क्या होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि वो वाई उगाने में अच्छा था, एक्स उगाने में अच्छा नहीं था। सेम हर किसी के साथ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खुद को देख लो सर, आपको गेम चलाने में मजा आता है, गेम खेलने में मजा आता है, ठीक है सर। तो आप गेम वाला टाइम अगर पढ़ाई में देते जाओगे ना, तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हाँ क्या बोलते हैं, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट बन रहा है, आपको वो रहेगा। लेकिन एकदम टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि यार पढ़ाई करने में मजा नहीं आ रहा है, या फिर मैं बोर हो रहा हूँ, हो जाते हैं बोर हो, या फिर सेम इसी तरीके से अगर आपको, आप मान लो पढ़ाई करने में मजा आ रहा है आपको, ठीक है, तो आपको पढ़ाई करने में मजा आ रहा है, तो आप जो अपना सारा टाइम पढ़ाई का टाइम आप गेम में देते जाओगे, तो स्टार्टिंग में आपको मजा आएगा, लेकिन एक टाइम में ऐसा लगेगा कि भाई गेम खेलना बेकार है, पढ़ाई अगर अच्छे तरीके से करी होती तो फिर सक्सेस हो जाता। हर किसी को ऐसा लगता है। यानी अगर आप 2 काम के पीछे भागते हो ना, तो एक काम जो आप कर रहे होगे ना, आप सोचोगे उसको हमको छोड़कर तो दूसरी काम पे जाता ना, तो आपको हर बार पक्का ये आपको गिल्ट लगेगा, ये वाला काम अगर मैं लगातार करते रहता तो फिर काश मैं शायद मैं सक्सेस हो चुका होता, क्योंकि मैंने काम छोड़ दिया, मैंने अपना वो काम छोड़ के दूसरे काम में आ गया, इसलिए आपको हमेशा गिल्ट रहेगा मैंने कि वो वाला काम छोड़ दिया, वो उस काम में गलती हो गई, या फिर क्योंकि इसमें उतना आउटपुट नहीं जनरेट हो पाएगा, क्योंकि हम एक काम में परफेक्ट थे, एक काम में करने में अच्छे थे, दूसरा काम आपसे उतने अच्छे तरीके से एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा। सिंपल सा। तो हमेशा जो मिलने वाला जो गेन है वो हमेशा क्या होता रहेगा, कम। या फिर इसी बात को अगर मैं दूसरे तरीके से कहना चाहूं, जैसे मान लो पीपीसी है, तो अगर मैं गेन को कांस्टेंट रखता हूं कि मेरे को हर बार उतना ही गेन चाहिए,
तो देखो इसमें क्या होगा, अगर मेरे को हर बार उतना ही गेन चाहिए तो पता है इससे एक फर्क क्या पड़ेगा, देखिए यही दिख रहा होगा आपको। स्टार्टिंग में अगर मेरे को उतना गेन चाहिए था एक ही क्वांटिटी का, मान यहाँ पे कर देते हैं, अगर मेरे को उतना ही गेन चाहिए था तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी जमीन छोड़नी पड़ी, लेकिन अब उतना गेन करने के लिए मेरे को और जमीन छोड़नी पड़ी, मेरे को उतना ही गेन करने के लिए मेरे को और ज्यादा जमीन छोड़नी पड़ रही है, और उतना गेन करने के लिए मेरे को और ज्यादा जमीन छोड़नी पड़ रही है। यानी आप देख लो वही कांस्टेंट गेन करने के लिए मेरे को बार बार जमीन क्या करनी पड़ रही है, और ज्यादा छोड़नी पड़ रही है, यानी मेरा लॉस हर बार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझ में? जैसे रामलाल ने किया था, मेरी एक जमीन बेची खाली एक पैकेट अफीम के लिए, फिर वही एक पैकेट अफीम के लिए अगली बार उसने 2 जमीन बेची, अगली बार उसी पैकेट अफीम के लिए उसने 3 जमीन बेची। हर बार लॉस क्या होता है, हमेशा बढ़ता जाता है आपका। तो अगर आप हल्का सा गेन करना चाहते हो किसी दूसरे आउटपुट में, तो आपको दूसरे के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे हर बार। सिंपल से। और इस रेट को बोलते हैं क्या, मार्जिनल कॉस्ट। और सेम इसी टॉपिक से रिलेटेड है अपना अलग टॉपिक, दूसरा वाला नया वाला टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोबारा समझाऊंगा इसी टॉपिक को अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। ठीक है भाई? तो अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, सुनिए। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इसको बोलते हैं हिंदी में अवसर लागत। अवसर लागत क्या होता है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, इट इज ए कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। क्या है, अल्टरनेटिव। जो भी आपके नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है ना, उनको अचीव करने की जो कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझे? जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास अभी 10,000 की जॉब है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरे पास ना एक इंसान आया, क्या लेंगे, सर हम ना आपको ना 20,000 रुपए सैलरी प्रोवाइड करेंगे, आप ये जॉब छोड़ के हमारे पास आ जाओ। एक दूसरा इंसान आया, वो कह रहा है सर हम आपको 25,000 रुपए देंगे, आप मेरे पास ज्वाइन हो जाओ। ठीक है सर। अब एक और इंसान आया, वो कह रहा है सर हम आपको 30,000 रुपए देंगे, आप हमारे पास ज्वाइन हो जाओ। सिंपल। अब क्या है सर, इनमें से मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगा? जाहिर सी बात है मैं 30,000 वाले के पास जाऊंगा, है ना भाई। और उस 30,000 वाली जॉब को अचीव करने के लिए मैंने कौन सी जॉब छोड़ दी, मैंने छोड़ दी 10,000 वाली जॉब। तो यही बन गई मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है, हमारे पास जो बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, इनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव मेरे को अचीव करना है, लेकिन इसको अचीव करने के लिए मैंने कौन सा खर्चा किया, कौन सी कॉस्ट छोड़ दी, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने 10,000 रुपए छोड़ दिए, सिंपल से, वो वाली जॉब छोड़ दी, तो इसको बोलेंगे हम क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को अचीव करने के लिए जो भी आपने कॉस्ट लगाई उसी को बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेम इसी तरीके से मान लो 2 काम करने में आप अच्छे थे, एक पढ़ाई करने में, ठीक है मैं, और दूसरी गेम खेलने में। ठीक है। अब आपने क्या किया, आप 8 घंटे पढ़ाई करते थे, 0 घंटे गेम खेलते थे पहले। आपने सोचा क्यों ना गेम खेलूंगा अब से, तो आप 6 घंटे पढ़ाई करने लग गए और 2 घंटा क्या खेलने लग गए, गेम। फिर आप 4 घंटे पढ़ाई करने लग गए, फिर आप क्या करने लग गए, आप यहाँ पे मान लो 4 घंटे गेम खेलने लगे, फिर आप 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हो और आप 6 घंटे गेम खेल रहे हो। ऐसा हो रहा है। तो आप देखो, एक चीज को प्राप्त करने के लिए, यानी अगर आप गेम खेलना चाहते हो, गेम खेलने के लिए आपको जाहिर सी बात है दूसरी चीज तो छोड़नी पड़ेगी ना, किसी दूसरी चीज के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आपके गेम में अगर बढ़िया स्कोर कर रहे हो आप, तो आपको दूसरी जगह स्टडी में, पढ़ाई में आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेड अपने गिराने पड़ेंगे। तो एक चीज को प्राप्त करने के लिए दूसरी चीज को आपको पक्का है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सिंपल। सॉरी भाई अगर बाहर से नॉइज आ रहा हो, ठीक है। हाँ जी। तो एक चीज को प्राप्त करने के लिए आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरफ से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वही सेम चीज होती है, आप कभी भी कोई चीज फ्री में नहीं मिलती, आपको कोई चीज लेने के लिए दूसरी चीज देनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, और उसी कॉस्ट को बोलते हैं हम क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मैं पेन 8 रुपए का बना के 12 में बेचना चाहता हूँ, तो 12 रुपए कमाने के लिए मेरे को 8 रुपए का त्याग करना पड़ेगा। ये 8 रुपए क्या बन गए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जो पैसा देना पड़ा, जो पैसा छोड़ना पड़ा, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। सिंपल से। चलिए, इसी के साथ सेम चीज आती है, नाम आता है संक कॉस्ट। क्या नाम आता है, संक कॉस्ट। अब संक कॉस्ट का मतलब होता है डूबा हुआ पैसा। संक कॉस्ट का मतलब क्या है, डूबा हुआ पैसा। अगर आपने किसी जगह पे पैसा लगाया और वो पैसा डूब गया, बस उसी चीज को बोलेंगे संक कॉस्ट। सिंपल से। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने एक मशीनरी खरीदी बिजनेस करने के लिए, ठीक है सर, मैंने क्या खरीदी, मशीन खरीदी ताकि मैं प्रोडक्शन कर पाऊं, बिजनेस कर पाऊं। और वो जो बिजनेस है, वो जो मैंने प्रोडक्शन करना चालू किया, बाद में मेरे को पता चला भाई साहब कि इस मशीन का तो कहीं पे यूज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं हो रही उस प्रोडक्ट की। जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं उस मशीन का यूज करके उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है। तो हमें बार बार, पता है ज्यादातर लोग यही करते हैं, वो मशीन खरीद ली पहले अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन बाद में पता चला इस चीज की डिमांड ही नहीं है। जैसे हर बार करते हैं, मान लो मैंने एक नया यूट्यूब चैनल खोला और मैं उसमें क्या टॉपिक बना के डालूंगा, वीडियोस मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डालूंगा। बाद में मेरे को पता चलता है भाई इस चीज की तो मार्केट में डिमांड ही नहीं है। सिंपल से। तो जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो क्या हो गई मेरे लिए, संक कॉस्ट, वो डूबा हुआ पैसा। सिंपल। जो मैंने मशीन खरीदी है जिस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, तो वो मेरे लिए डूबा हुआ पैसा। सिंपल। इस तरह के पैसे को बोलते हैं डूबा हुआ पैसा, संक कॉस्ट। लेकिन यहीं पे एक टॉपिक आता है छोटा सा, संक कॉस्ट फैलेसी।
संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी मतलब क्या होता है? संक फैलेसी मतलब होता है भ्रम। फैलेसी क्या होता है? भ्रम। तो संक कॉस्ट फैलेसी का मतलब होता है संक कॉस्ट, डूबा हुआ जो पैसा होता है ना, उसका भ्रम। कई लोग क्या सोचते हैं, इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, वो होता है हर किसी के साथ, इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, जो प्रोडक्ट मैं अपने इंटरेस्ट के साथ बनाना चाहता हूँ उसकी डिमांड नहीं है, तो उसके लिए मैंने जो मशीन खरीदी उस पर तो पैसा लगा ही दिया, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मैंने खर्चा कर दिया, डुबा दिया पैसा, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ तो पैसा रिकवर हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इस मशीन से कोई आउटपुट निकाल के उसको बेचने की, कुछ अलग तरीके से बना के बेचने की कोशिश करता हूँ। सिंपल सा, इसको बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। लोगों को भ्रम होता है कि जो मैंने पैसा डुबा दिया, ये मेरा पैसा डूब चुका है, इन्वेस्टमेंट जो है मेरी डूब चुकी है, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। तो लोग इसी इन्वेस्टमेंट के पीछे रखे रहते हैं, जो सोचते हैं बाद में दूसरा काम तो वो ऐसे नहीं करते कि इसको छोड़ दें क्योंकि पैसा डूब गया, छोड़ के मैं दूसरा कोई और काम ट्राई करूं, नहीं। वो क्या करते हैं, इसी कॉस्ट के पीछे, जैसे कॉस्ट डूब चुकी है, मेरी वीडियोस बन के डाल चुके हैं, मैं सोचता हूँ इसी प्रोडक्ट को किसी तरीके से बेचूं और उसी से पैसा निकालने की सोचूं। समझ में? इसको बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। जो मेरा पैसा डूब जाता है, मैं सोचता हूँ इसको थोड़ा सा और अचीव करते हैं, थोड़ा सा और पैसा लगाता हूँ। जैसे ट्रेडिंग में होता है सर, ज्यादातर करते हैं ऐसे, जिसने पैसा लगा दिया मार्केट में और उसको उसका पैसा डूब गया मान लो थोड़ा सा, तो उसको लगता है कि ना मेरा पैसा डूब गया, मेरा डिसीजन कैसे गलत हो सकता है, मैं अपने जो डूबे हुए पैसे हैं उसको रिकवर करना चाहता हूँ, उसको निकालना चाहता हूँ। तो उसके चक्कर में लोग और पैसा मार्केट में लगा देते हैं अपने घर से लेके। सिंपल सर, वो पैसा डूब जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए और पैसा घर से लगाते जाते हैं। सिंपल सर, इसको बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। डूबा हुआ जो पैसा होता है उसकी फैलेसी, उसका भ्रम पैदा हो जाता है कि भाई मेरा पैसा डूब गया, मेरे को अब ये रिकवर करना पड़ेगा, इसलिए वो पैसा और ज्यादा डुबाते जाते हैं। इसको बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। सिंपल सर। और ये छोटे छोटे टॉपिक थे जिसकी वजह से एग्जाम में तो वैसे कुछ क्वेश्चन आया नहीं अभी तक इसका, ठीक है, आ जाए तो आप आराम से कर भी लोगे, ठीक है ना। और यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर पहला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको, ठीक है, यानी बालों से भी थैंक यू आपको, ठीक है भाई, दिल से थैंक यू। और अगर आपने पहले से कर रखा लाइक से सब्सक्राइब, ठीक है, और जिसने पहले से नहीं करा तो कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ रही है भाई, हम भी यही हैं, आप भी यही हो, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है भाई। चलिए, हाँ एक चीज और, अगर भाई आपको नोट्स परचेज करने हैं किसी भी सब्जेक्ट के, खाली इकोनॉमिक्स के नहीं, खाली किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करके आप नोट्स परचेज कर लोगे। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ज्यादा महंगे नोट्स नहीं होते सर, मुश्किल से 150 से 200 रुपए होंगे, शायद आपको डिस्काउंट भी मिल जाए जब आप उस टाइम पे कॉन्टैक्ट कर रहे हो। सिंपल सर, हाँ जी, तो आराम से कॉन्टैक्ट करना, नोट्स परचेज कर लेना, बस कोशिश करना कि भाई आप कॉल ना करो, कॉल करने में कभी आप बिजी मिलोगे, कभी हम बिजी मिलेंगे, तो दिक्कत थोड़ी सी होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका टॉपिक आज का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चीज अगले दिन, और टाटा बाय बाय। अच्छा हाँ वेट, एक चीज और भाई, ये जो आप चैप्टर कर रहे हो, कुछ बच्चे डाउट्स पूछते रहते हैं भैया ये हमारे सिलेबस में आएगा या फिर नहीं आएगा। भाई ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारा इस यूट्यूब की वीडियो का, उसमें सारी डिटेल लिखी होती है। इनमें अगर आपको चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए होती है, आप डिस्क्रिप्शन में चाहो सर, इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी सारी चीज। एक बार हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, कमेंट सेक्शन चेक कर लिया करो, तब आपकी चीजें जो है ना सारी क्लियर हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है अगली वीडियो कौन सी, अगली वीडियो कौन सी, अगली वीडियो कौन सी है, चैप्टर कौन कौन से करवाए गए हैं, सब बातें किसमें लिखी होती है, डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर देखो एक बार, ठीक है। हाँ जी, डाउट्स आपके वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे, आपको बार बार कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना।